All right. So, good morning. Very good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी मॉर्निंग है, मंडे की मॉर्निंग। वैसे मंडे की मॉर्निंग बचपन में हमें स्कूल में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि संडे को एक दिन मस्त छुट्टी मिल जाती थी और फिर यानी सुबह उठ के जाने की स्कूल में फिर ऐसे कोई इच्छा नहीं होती थी, बड़ी इच्छा। फिर रूटीन में आने को एक दो दिन के बाद हम फिर से आ जाते थे रूटीन में, फिर से सैटरडे आ गया, संडे को फिर छुट्टी। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता था कि मंडे की मॉर्निंग, तो मंडे की मॉर्निंग कभी कभी तब भी मुश्किल होती है जब हम कभी जॉब कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, जब संडे को एक अचानक से ऑफ होता है और मंडे को हमें अपने काम शुरू करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है संडे को। बट हम कल भी मंडे को, बट हम कल भी क्लास में थे और आज भी क्लास में हैं, तो हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं देखने मिलेगी। हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को मैंने अभी रिव्यू दी है। अब आप में से किस किस को मिले हैं वो पता नहीं, बट कुछ लोगों के अभी बचे हैं, तो कुछ लोगों को अभी दूंगा। एक मैं आंसर्स पढ़ के दे रहा हूँ, और कुछ मैं ऐसे ही देख के आपको बता दूंगा इस पे ही। चलिए पहले शुरू करते हैं, फिर वहाँ पे जाएंगे। आज के कोट से शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है हमारे पास, वो वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक को। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन दिख जाती है तो मुझे बता दीजिएगा, और मेरी आवाज़ भी आ रही है क्या, ये भी बताइएगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने से पहले कोट पढ़ेंगे। टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया को ले लो। मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, और उस आइडिया को अपनी लाइफ बना दो। लाइफ बना दिया तो उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट एंड लिव ऑन दैट आइडिया, है ना। तो उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सपने देखो, और उसी के साथ जियो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए पूरी लाइफ आपने बना दी, यानी क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा एक कोट है। जैसे मैंने एक कोई आइडिया ले ली, उस आइडिया को मैं अपनी लाइफ ही बना देता हूँ कि यही मेरी लाइफ है। जैसे मैंने ये आइडिया ली कि मुझे आईएएस बनना है, इस आईएएस बनने के आइडिया को मैंने ही अपनी लाइफ ही बना दिया। मैं इसी के बारे में सोचता हूँ, इसी के बारे में सपने देखता हूँ, और इसी के साथ जीता हूँ। उसके अलावा अगर हम कहेंगे कि लेट द ब्रेन, हमारा ब्रेन हो, हमारे मसल्स हो, हमारे नर्व सिस्टम हो, या फिर कोई भी पार्ट हो बॉडी का, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। इस आइडिया से पूरी बॉडी को भर दीजिए, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, और बाकी आइडियाज़ को वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। दिस इज़ द वे टू सक्सेस, और आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको एक आइडिया लेना है, उसी को अपनी लाइफ बना लेना है, बाकी आइडियाज़ को छोड़ देना है, एंड दिस इज़ द वे टू सक्सेस। ये बहुत ही अच्छा कोट और बहुत पॉजिटिव कोट जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो ये कोट के साथ आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे, और आज हमें कुछ नया पढ़ने मिलने वाला है, क्योंकि नया जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डांस। आज हम इंडियन डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम इंडियन म्यूज़िक पढ़ेंगे। मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे किया है। पहले मैं पहले म्यूज़िक को पढ़ाता था, फिर डांस को, बट इस बार हम पहले डांस को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे की भी कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। म्यूज़िक में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो डांस हम पहले पढ़ लेते हैं, डांस थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू म्यूज़िक। चलिए डांस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, डांस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, इंडियन डांस फॉर्म्स। अब डांस फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं इंडिया के, तो इंडिया में अगर डांस फॉर्म्स पढ़ना है तो इंडिया में भी दो तरह के हमें डांस फॉर्म्स पढ़ने होते हैं। ये पहले ही आपको बता देता हूँ, हम दो तरह के डांस फॉर्म पढ़ेंगे इंडिया में। एक होंगे क्लासिकल, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। एक होंगे क्लासिकल डांस फॉर्म, और दूसरे होंगे लोगों से जुड़े हुए, यानी फोक डांसेस। ये दो डांस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको डांस करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। आप में से कोई होगा जो डांस करता होगा तो मुझे बताइएगा। अभी कोई है डांसर आप में से, डांस करने में कोई? हाँ, यस, आयुष। ओके ओके। आप अच्छे से डांस, कौन से स्टाइल में डांस करते हो आप? कंट अच्छा, जो भी। ओके, ऑलराउंडर, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कोई भी आपने डांस देख लिया, इजीली उसको फिर कर सकते हो आप। हाँ, इस तरह के मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, और ये एक बहुत ही अलग सा टैलेंट है, जो अगर देखेंगे तो लोग इतने जल्दी जल्दी म्यूज़िक को पकड़ के डांस कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप किसी चीज़ को पकड़ के जल्दी जल्दी आप उस पर वर्क कर सकते हो।
सो इसमें आपका जो ब्रेन है ये बहुत ही अच्छे से और बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, ये पता चलता है। सो ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। इंडियन डांस फॉर्म्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो चलिए इंडियन डांस फॉर्म की शुरुआत करते हैं, और डांस फॉर्म की शुरुआत करेंगे हम एक बैकग्राउंड से। अगर हम बैकग्राउंड को देखें कि डांस आया कहाँ से था, एज स्टोरी गोज इन भरतनाट्य शास्त्र। अब यहाँ याद रखेगा, जो भरत नाम के मुनि थे, भरत मुनि, इन्होंने लिखी एक नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जब इन्होंने लिखा तो ऐसा कहा जाता है, व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा वाज रिक्वेस्टेड बाय गॉड टू क्रिएट अ पास्ट टाइम। अब देखिए, अब ये अलग से एक कहानी है। जो लॉर्ड ब्रह्मा थे उन्हें क्रिएटर कहा गया है। अब क्रिएटर जब ये थे तो ये कोई पृथ्वी बना रहे थे, ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये अर्थ बना रहे थे। उस टाइम पे जब ये अर्थ बना रहे थे तो लोग जो गॉड थे बाकी, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से बोर हो रहा था। उन्हें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारा टाइम को हम बिताएं। तो इन चीज़ों के चलते लॉर्ड ब्रह्मा को रिक्वेस्ट की भगवानों ने कि एक कोई पास टाइम बनाइए। सो उन्होंने क्या किया कि कुछ एस्पेक्ट होते हैं चार वेदों। चार वेद की अगर बात करें तो लिटरेचर में वैसे मैं आपको बताऊंगा ही। तो चार वेद में अगर हम देखते हैं, सो ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेरी गुड, ये चार वेद आते हैं। इसमें कौन से, इसमें क्या क्या दिया, वैसे तो मैंने एंशियंट इंडिया के लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया है, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनको टेंशन नहीं लेना है, वो बाद में भी देख सकते हैं उसको, इस वीडियो को, उस वीडियोस को जो एंशियंट के हैं। और उसके साथ साथ आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम जब लिटरेचर पढ़ेंगे तभी भी ये चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो फिलहाल तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि चार तरह के वेद होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि चारों जो वेद थे इनको जोड़ दिया और उन्होंने एक और वेद बनाया। ठीक है, इसको पांचवा वेद नहीं कहा जाता है, बट ऐसा भरत के नाट्य शास्त्र ने कहा है। ऐसी एक स्टोरी है। हिंदुइज्म में देखा गया तो चार ही वेद है आज भी, बट भरत का नाट्य शास्त्र कहता है कि जब भगवान ने रिक्वेस्ट की तो ब्रह्मा जी ने एक और वेद बना दिया जिसको कहा गया नाट्य वेद। नाट्य वेद उन्होंने बनाया, ऐसा मान्यता है। जो भरत के नाट्य शास्त्र है उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। अब नाट्य ये आने क्या, अब यहाँ पे आप पढ़ रहे कि भरत का नाट्य शास्त्र, भरत ने कहा नाट्य वेद, तो नाट्य का मीनिंग क्या होता है ये देख लेते। नाट्य यानी, अच्छे से समझिएगा एक एक चीज, नाट्य यानी जिसमें एमलगेमेशन होता है कुछ चीजों का। नाट्य इक्वल टू डांस प्लस ड्रामा प्लस म्यूजिक, तीन चीजें। और उसके अलावा जिसमें आएंगे कि पाठ्य यानी कुछ वर्ड्स, कहाँ से, तो ऋग्वेद से। अभिनय कहाँ से आएंगे, यजुर्वेद से। गीत कहाँ से आएंगे, सामवेद से। और रस कहाँ से आएंगे, तो अथर्ववेद से। ऐसा यहाँ पे माना जाता है। यानी नाट्य में देखिए क्या क्या होता है। नाट्य में डांस करते हैं लोग, ड्रामा होता है और म्यूजिक होता है। तीन चीज़ें नाट्य में देखने मिलती हैं। और ये तीन चीज़ों की अगर बात करें तो जो वर्ड्स है, अब यहाँ पे जो भी ड्रामा चल रहा है या जो भी यहाँ पे वर्ड्स है वो उसे पाठ्य कहते हैं, और ये वर्ड्स आए हैं ऋग्वेद से। उसी के साथ साथ जो एक्टिंग और ये सब चल रहा है या जो भी गेस्चर कर रहे हैं, एक्टिंग कहेंगे उसको, हम यजुर्वेद से लिए हैं अभिनय। अभिनय कहते हैं उसे गेस्चर्स को, और ये लिया है हमने यजुर्वेद से। उसके बाद आता है गीत। गीत यानी म्यूजिक। म्यूजिक हमने लिया है सामवेद से। और जो रस होता है, रस दैट इज इमोशन, ये हमने लिए है अथर्ववेद से। ऐसे चार चीज़ों को जोड़ के बनता है नाट्यवेद। नाट्य यानी डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एवरीथिंग। यानी जो डांसर है वो डांस भी कर रहा है, ड्रामा भी परफॉर्म किया जा रहा है, यानी उसमें एक्सप्रेशंस भी है उसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस किए जा रहे हैं विदाउट म्यूजिक। तो डांस तो है, उसके साथ म्यूजिक भी है, म्यूजिक के साथ हम कहेंगे ड्रामा भी है। ये सब चीज़ों होने के बाद उसे कहा जाता है नाट्य। अब यहाँ पे एक वर्ड आया नाट्य। नाट्य की अगर बात करूँ या कोई भी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आप याद कीजिए कि आप जब पेंटिंग्स पढ़ रहे थे, पेंटिंग्स में आपने भीमबेटका रॉक केव शेल्टर्स देखा था। तो आपको बताना है अभी कि भीमबेटका कहाँ पे है। अभी आपको तो नॉलेज है ही, मध्य प्रदेश। वेरी गुड, बेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है वहाँ पे रॉक केव्स है, रॉक केव शेल्टर्स है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे आपको स्टोन एज के टाइम की ये केव है। इसमें कुछ आपको उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाए जिसमें लोग सेलिब्रेशन के तौर पे डांस करते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ डांस यानी इतना पुराना है कि स्टोन एज में इंसान किया करता था। इतना ही नहीं, तो जब हम हड़प्पा में आते तो हड़प्पा में हमें डांस से जुड़ी हुई एक ये भी मिली है, स्कल्पचर मिली है। उस स्कल्पचर में एक पोज की हुई है। तो आप बताएंगे वो स्कल्पचर का नाम क्या है हड़प्पा में?
वेरी गुड, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें यहाँ पे मिली है। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये कहाँ मिली है, अब ये बताइएगा, हड़प्पा के कौन से साइट में मिली है? वेरी गुड, मोहनजोदारो में मिली है। मोहनजोदारो में जो मिली है वो एक पोज कर रही है, उस पोज का नाम भी बता देगा कोई तो बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड, त्रिभागा पोज, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आप सबकी आवाज़ सुन के, काफ़ी पॉजिटिव लगा कि आप लोगों को चीज़ें याद है। चलिए, ऐसी तरह आपको याद रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम स्टोन एज की बात करें या फिर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, डांस तो हर जगह ही दिख रहा है आपको। अब डांस हर जगह पे है और आज भी डांस, यानी डांस काफ़ी पुराना है, ये याद रखिएगा। अब डांस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने नाट्य क्या है देखा, तो नाट्य में और भी चीज़ें देखते हैं नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। लस्य और तांडव, लस्य और तांडव ये दो चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। जो लस्य होता है उसमें ग्रेस, भाव, रस, अभिनय होता है, यानी इसमें ज़्यादातर जो एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं उसे लस्य कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई है। तो इट इज़ सिम्बॉलिक टू फेमाइन फीचर ऑफ डांस एज एन आर्ट। तो लड़कियाँ जो होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेशन देती है या ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। जैसे लड़के काफ़ी बार अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो लड़कियाँ होती है, यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई बहुत गंदी चीज़ देखी तो अचानक से उनके फेस पे आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कोई बहुत सुंदर चीज़ देखी तो आप उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो ये फेमाइन एक फीचर है जिसको हम लस्य कहते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा दूसरा जो आता है वो तांडव होता है। तांडव यानी इतना ही नहीं, तो अभी जो लड़कियां उनको पता ही होगा कि जब उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति बैठा है या कोई लड़की या कोई बैठा है, तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा है उसकी कंपनी, तो उनके फेस के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और इससे पता चल जाता है कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ लड़की एकदम से मुंह भी बना देती है कोई कुछ बोले तो, है ना। तो ये ज़्यादातर एक्सप्रेशन आप लड़कियों के इसमें देख सकते हैं, ग्रेस, भाव, रस, अभिनय, है ना। तो ये होता है। उसके अलावा लड़के उतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं। लड़के क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि रिदम और मूवमेंट ज़्यादा होती है जिस डांस में, यानी हम कहेंगे कि वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, रिदम है और मूवमेंट किए जा रहे हैं सिर्फ, उसको तांडव कहा जाता है। तांडव लॉर्ड शिवा जो है उन्होंने परफॉर्म किया, तो दिस इज सिंबलिक टू द मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस एंड हैज मोर एम्फेसिस ऑन रिदम एंड मूवमेंट। यहाँ पे रिदम यानी जो म्यूजिक होता है, वो रिदम आपको पता है कि ताल, या फिर हम कहेंगे कि जो जैसे ढोल और इस सब पे रिदम बजते हैं, बीट्स होते हैं और मूवमेंट्स होते हैं। अब बीट जितने फास्ट होंगे उतने फास्ट आपको पकड़ना पड़ता है उस बीट्स को, है ना। सो अब हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बहुत फास्ट रिदम बजा रहा है तो आपको उतने फास्ट आपकी स्टेप्स करनी पड़ती है। उसने अचानक से रिदम स्लो कर दिया है तो आपको भी स्लो कर देना पड़ता है अपने स्टेप्स को। सो रिदम पकड़ना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिखते, इसको कहा जाता है तांडव। पर जहाँ एक्सप्रेशन दिखते उसे कहा जाता है लस्य। तो लस्य, तांडव, नाट्य, अब तक हमने 3 ऐसे कुछ कंसेप्ट देखे। अब और देख लेते हैं कंसेप्ट पहले। अब क्या हुआ कि एक अभिनव दर्पण आया। अभिनव दर्पण करके जो भी हम कहेंगे कि लिटरेचर था, अभिनव दर्पण, वो 5th to 4th सेंचुरी BC में लिखा गया। अब यहाँ पे जब ये आता है तो हम कहेंगे कि इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स बताए गए डांस के। उन्होंने कहा कि डांस जो होते हैं उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें। पहला होता है नृत्य, इसको अच्छे से समझिएगा, नृत्य कहा है मैंने, नृत्य नहीं कहा है। दूसरा होता है नाट्य और तीसरा होता है इन दोनों को मिला के नृत्य, और यहाँ बन जाता है नृ। अब यहाँ का नृ ले लिया, यहाँ का त्य ले लिया, तो नृत्य, नृत्य और नाट्य, ये 3 वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। नृत्य जो होता है जिसमें बेसिक डांस स्टेप होती है, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। नृत्य यानी एक्सप्रेशन लेस, वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ डांस के स्टेप होगी। नाट्य बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को, आप क्या नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है यानी वो कुछ तो भी हम कहेंगे कि कुछ भी वो जैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इट मीन्स ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड रेफर्स टू द स्टोरी दैट इज एलोबरेटेड थ्रू डांस रिसाइटल। सो जो नाट्य होता है उसमें हम कहेंगे कि एक ड्रामा की तरह होता है, यानी वही है कि नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है क्या। सो नाट्य यानी ड्रामा, नृत्य यानी डांस स्टेप, और इन दोनों को अगर आप जोड़ दे तो बन जाता है नृत्य, जिसमें हम कहेंगे इमोशन भी है और डांस भी है।
तो इसमें माइम है, मिमिक्री जो इससे करेंगे हम डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेशन, जैसे कि अलग अलग मुद्राएं है डांस की। सो ये तीन चीज़ होती है। अब आपको ये पता, नृत्य यानी सिर्फ डांस, नाट्य यानी ड्रामा, और नृत्य और नाट्य को जोड़ेंगे तो बनेगा नृत्य, जिसमें डांस भी होगा, ड्रामा में जो इमोशंस होते हैं वो भी होंगे, एक्सप्रेशंस भी होंगे। तो नृत्य करना मैंने, इसलिए इसको नृत्य कहा जाता है। किसी ने नृत्य कहा तो नृत्य यानी समझ जाइएगा कि ओनली डांस। नाट्य कहा तो समझ जाइए कि ओनली ड्रामा मीन्स एक्सप्रेशंस। अगर नृत्य कहा त्य तो वो आ जाएगा इमोशंस प्लस डांस। ऐसी तीन चीज़ें अभिनय दर्पण में कहा गई है। तो अभिनय दर्पण जो है ये हमें यहाँ पे तीन चीज़ें बता देता है कि ये तीन एलिमेंट्स है ऑफ डांस। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने देखा था कि नाट्य, यहाँ वैसे तो हमने नाट्य यहाँ भी पढ़ा। सो नाट्य यानी हम देखें कि जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूज़िक सब कुछ हो सकता है, उसे नाट्य कहते हैं। और जहाँ सिर्फ डांस होगा और डांस के थ्रू ड्रामा दिखा रहे उसको नाट्य नृत्य कहते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हमें देखने मिलता है नाट्य का मीनिंग। उसके अलावा हमने देखा लस्य, कुछ कंसेप्ट हमने देखे, तांडव हमने देखा, तांडव हमने देखा, नृत्य हमने देखा, नाट्य हमने देखा, नृत्य। अब हमने देखी 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंसेप्ट हमने यहाँ पढ़े। अब एक बार बता देते तो लस्य यानी जिसमें इमोशंस एक्सप्रेशंस होते हैं, तांडव यानी जिसमें मूवमेंट्स और रिदम होते हैं, नृत्य यानी जिसमें हमने जैसे कि देखा है कि जिसमें एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, नाट्य में हम कहेंगे तो ड्रामा होता है, और ड्रामा और डांस दोनों को जोड़ दे तो वो बन जाता है नृत्य। नृत्य तो ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है। तो ये हो गए कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट डांस। अब डांस के अलावा, अब यहाँ पे आपने डांस देखा, डांस के अलावा कुछ एक्सप्रेशंस देख ले। जो डांसर्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स, उन्हें कुछ एक्सप्रेशंस देने होते हैं। यानी हम ये देखेंगे कि आप अगर नॉर्मल सा डांस कर रहे हैं तो ठीक है, आपने वैसे के वैसे एक्सप्रेशंस नहीं दिए तो भी चलता, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। बट ऐसे कुछ क्लासिकल डांसेस है जिसमें एक्सप्रेशन देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे तो 9 रस आ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन देखिएगा, एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन आता है आपका जिसे रस। रस यानी हम कहेंगे इमोशंस, इनको हम कहेंगे एक्सप्रेशंस, है ना। तो रस यानी इमोशंस, या फिर आपको याद रखने में इजी जाता है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन समझ जाए। ऐसे 9 तरह के इमोशन या एक्सप्रेशन होते हैं डांस में। पहला होता है श्रृंगार। श्रृंगार का मीनिंग होता है प्यार के लिए जो एक्सप्रेशन दिया है वो डांस करते करते। जब प्यार वाला कोई सीन चल रहा है या प्यार, अब देखिए नृत्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ड्रामा भी होगा। सो वहाँ पे कोई तो भी स्टोरी चल रही है, आप जिस पर डांस करें उसके पीछे, तो वो स्टोरी में अगर प्यार आ जाता है तो फिर श्रृंगार वाला रस दिया जाता है। अगर वहाँ पे गुस्सा आता है तो रौद्र वाला उसे रस कहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड में कि ये किस तरह से दिखते हैं। भीभत्स यानी डिस्गस्ट, बहुत ही बुरा, मैंने पसंद नहीं आया बिल्कुल, वो भीभत्स होता है। वीर यानी एकदम हीरोइज्म वाला एक्सप्रेशन दे रहे हैं। शांत यानी पीस और ट्रैंक्विलिटी दिखाता है, एकदम शांत हो गया है, पीसफुल हो गए हैं। हास्य यानी कॉमेडी वाला कुछ सीन चल रहा है। करुणा यानी ट्रेजेडी, करुणा अगर हम कहेंगे कंपैशन, करुणा यानी ट्रेजेडी हुई है कुछ। तो भयानक यानी हम कहेंगे हॉरर है। और अद्भुत यानी वंडर है, कोई बहुत अद्भुत चीज़ देख ली तो आप कहोगे कि वो एक्सप्रेशन वैसे। अब ये एक्सप्रेशंस को देख लीजिए कैसे। देखिए प्यार वाला एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं श्रृंगार में। हास्य अगर कॉमेडी सीन चल रहा है तो इस तरह से दिखाते हैं डांसर्स। करुणा यानी किसी पे दया आ रही है तो या फिर कंपैशन है तो वो ऐसे दिखाया जाता है। अद्भुत यानी कोई बहुत ही वंडर करने वाली चीज़ देख ली, आप ऐसे करते हो, ओह क्या चीज़ है ऐसे, तो ये एक्सप्रेशन देखिए वैसे। डिस्गस्ट यानी बिल्कुल पसंद नहीं आया। भीभत्स, वीर देखिए ये वीर और ब्रेव लग रहे, ब्रेवरी दिखा रहा है। रौद्र यानी हम कहेंगे एंगर, गुस्सा दिखा रहा है। भयानक कोई चीज़ देखी है, फियर, डर लग रहा है इन्हें। और शांत यानी पीसफुल, देखिए मेडिटेशन कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। सो ये एक्सप्रेशंस 9 तरह के होते हैं, इन्हें 9 रस कहा जाता है। ये 9 रस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हम कहेंगे यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कहेंगे कि इसमें डांस में। सो इस तरह से डांस में कुछ रस होते हैं जिसको हम इमोशंस या फिर एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो श्रृंगार, रौद्र, भीभत्स, वीर, शांत, हास्य, करुणा, भयानक, अद्भुत।
ये यहाँ पे आपने देखे। अब ये देखने के बाद हमें आगे बढ़ना है। सो आगे हम बढ़ेंगे, उसके पहले ये कंसेप्ट्स थे अबाउट, ये बेसिक्स थे डांस के बारे में। अब हम इन्हीं बेसिक्स का यूज़ करके आगे हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो मुझे एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है आपको, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस यस, ओके, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने यस कह दिया है और पॉजिटिविटी आ गई है फिर से हमारे लेक्चर्स में। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम अभी देखने वाले क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांस जो थे, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। अब क्लासिकल यानी आपको ये भी बताते, तो क्लासिकल डांस फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बेसिक रूल्स और कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। और ये गाइडलाइंस दी का है तो नाट्य शास्त्र में दी है। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखी हुई है। अब भरत मुनि जो थे उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखे उसमें आपको ये पता है कि उसमें कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, और इन रूल और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो डांस किए जाते हैं उन्हें क्लासिकल डांस फॉर्म कहा जाता है। यानी आप ये इजीली गेस कर सकते हो कि ऐसे डांसेस जिसमें कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है और बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, यानी नाट्य शास्त्र में उनका मेंशन है, उनको कहा जाता है क्लासिकल डांस फॉर्म। ऐसे टोटल 8 डांसेस हमें देखने मिलते हैं। डांस में क्या होता है, तो डांस में एक परंपरा चलती है जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। अब जो गुरु होता है उन्होंने नाट्य शास्त्र, उसको उनको वो नॉलेज है। ये गुरु जो होते हैं ये नॉलेज को पास करते हैं अपने डिफरेंट ट्रेडिशंस के संप्रदाय, है ना। तो हम कहेंगे कि संप्रदाय जो होते हैं वो अपने, यानी एक तरह से हम कहेंगे अलग अलग ट्रेडिशन, संप्रदाय, तो वो किसको ट्रांसफ़र करते हैं, अपने डिसिपल यानी अपने शिष्य को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये चलती है गुरु शिष्य परंपरा। फिर वही शिष्य इस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है कि उसको भी एक एक्सपीरियंस आने के बाद वो भी गुरु बन जाएगा। उसके कुछ शिष्य रहेंगे, उनको वो पास करेगा, फिर वो अगले वाले को पास करेंगे, फिर वो अगले वालों को पास करेंगे। इस तरह से एक परंपरा चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा जिसे कहा जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स बताए जाते हैं। Total 8 classical dance forms are there in India, but you have to note something. Please note, till now Sangeet Natak Academy has recognized 8 classical dance forms, whereas the Ministry of Culture has recognized 9 classical dance forms. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होती है वो कहती है कि 9 डांस फॉर्म्स है, बट यहाँ संगीत नाटक एकेडमी जो है वो कहती है कि यहाँ पे 8 ही क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हमें चलना होता है वो है संगीत नाटक अकादमी, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि यही डिसाइड करती है, यही स्टडी करेगी डांसेस को और यही बताएगी कि कौन से हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो एक छाऊ करके डांस है उसको भी बोल दिया कि उसको भी क्लासिकल डांस फॉर्म में इंक्लूड करा दिया जाए, उनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। बट हमें चलना है संगीत नाटक अकादमी कहा जाता है वैसे इसे, है ना, अकादमी, ये हिंदी वर्ड है, तो हम अभी इंग्लिश में उसको बोलेंगे एकेडमी। सो ये होता है एक संगीत नाटक एकेडमी जिसने कहा 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इस इंडिया में। उन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के नाम आपको पहले बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन भी आया, विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, बेसिक एकदम क्वेश्चन आया है एक। अब सबसे पहले हम पहला डांस फॉर्म जो कहेंगे वो है भरतनाट्यम, सबसे पुराना डांस फॉर्म भरतनाट्यम। उसके बाद हम कह सकते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बाद थर्ड नंबर हम कह सकते हैं कथकली, कथकली के बाद फोर्थ जो होता है वो हम कहेंगे मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। फिफ्थ वाला जो हम कहते हैं वो हम कहेंगे ओडिसी। सिक्स्थ वन पे हम आते हैं तो ये है मणिपुरी। सेवेंथ वन हम आते हैं तो हम कहेंगे कथक। और एट्थ जो आता है वो हैंगे सत्रिया, सत्रिया। अब चलिए ये सब डांस फॉर्म जो है ये कौन से स्टेट से जुड़े, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं आपको, तो ये सब तो हम पढ़ने वाले, बट अभी आपको ऐसे बेसिक बता देता हूँ। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो होगा ये आएगा केरला का।
मोहिनी अट्टम ये भी आएगा केरला का, केएल लिखा है मैंने, केरला का। उसके अलावा ओडिसी जो आएगा वो आएगा ओडिशा का, आपको ये पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है। मणिपुरी आएगा मणिपुर का। कथक आएगा यूपी का, कथक यूपी का है। और जो आखिरी डांस फॉर्म है, अब यहाँ पे देखिए कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, और एक साउथ का है और एक नॉर्थ का है। कथक और कथकली में इतना बड़ा डिफरेंस है। सत्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये है आसाम का। तो यहाँ देखो, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरला का कथकली, केरला का एक और मोहिनी अट्टम, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कथक यूपी का, आसाम का सत्रिया। ऐसे टोटल 8 डांस फॉर्म्स हमें पता चलते हैं। तो चलिए 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में एक एक डांस फॉर्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भरतनाट्यम में। यहाँ पे आपको जो डांसर्स दिख रहे हैं, ये डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं भरतनाट्यम नाम का कोई डांस। भरतनाट्यम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। भरतनाट्यम के बारे में जब हम यहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब भरतनाट्यम नाम कैसे आया? भरतनाट्यम नाम के पीछे की हिस्ट्री, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था, वहाँ से भरत से नाम आया है भरतनाट्यम, ऐसा काफ़ी सारे लोगों को कहना है। और भरत मुनि के कारण भरत आया, और नाट्यम यानी डांस तमिल में, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है। नाट्यम मीन्स डांस इन तमिल, तो यहाँ से भरतनाट्यम नाम आया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि भरत नाम आया कैसे। भ, उसके अलावा हम कहेंगे र और तो, ऐसे उन्होंने 3 वर्ड्स को अलग अलग निकाला है। भ यानी उन्होंने कहा है भरत, भ यानी उन्होंने कहा है भाव, भरत वाला तो आपको बता दिया मैंने। र यानी उन्होंने कहा है राग, या राग यानी हम कहेंगे कि कोई म्यूजिक है, राग। भाव यानी एक्सप्रेशन है। और तो यानी ताल, ताल यानी रिदम बज रहा है, म्यूजिक है कोई। और वैसे म्यूजिक में रिदम भी देखेंगे, बट रिदम अलग हो गया। और यहाँ पे हम इसको, जैसे राग है, राग को हम मेलोडी अच्छा वर्ड रहेगा, मेलोडी, कोई मेलोडी बज रही है। उसके अलावा ताल यानी हम कहेंगे कोई बीट बज रही है। और भाव यानी एक्सप्रेशन भी है। और नाट्यम यानी डांस, ये तो आपको पता ही है। ऐसा भी कुछ स्कॉलर का कहना है कि ये 3 वर्ड से और नाट्यम यानी डांस को जोड़ने के कारण ये भरतनाट्यम बना है। अब अलग अलग जो स्कॉलर्स ने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई है, बट ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने में जो मैंने बताई, एक तो भरतनाट्यम का नाम आया होगा भरत मुनि के कारण, या फिर भाव, राग और ताल, तीनों चीज़ें डांस नाट्यम के साथ जुड़ी है, इसीलिए भी इसको कहा जाता है भरतनाट्यम। ये चीज़ें हमें पता चली। तो भरतनाट्यम का ये सब मीनिंग आपको मैं बता चुका हूँ। अब भरतनाट्यम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अब ये जो आप डांस फॉर्म देख रहे हैं, इसके ओरिजिन की अलग ही एक कहानी है। इसके ओरिजिन की कहानी अगर हम देखें तो सादीर से आती है। अब यहाँ पे सादीर हम कहेंगे तो ये सादीर यानी होता क्या है? इट मीन्स सोलो, अकेला कोई डांस परफॉर्म करता है उसे सोलो कहा जाता है। तो सोलो डांस परफॉर्मेंस को सादीर कहा जाता है। ओके, तो सोलो डांस फॉर्म को हम सादीर कहेंगे। अब ये डांस किए कहाँ जाते थे? ये जो सादीर है, ये टेम्पल में डांस किए जाते थे, मंदिरों में किए जाते थे। और जो लोग इन डांस को परफॉर्म करती थी, जो लड़कियां, उनको देवदासी कहा जाता है। देवदासी ट्रेडिशन जो है हमने ख़त्म कर दिया, उसके अबॉलिश कर दिया, आपको पता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको ये पता चलता है। सादीर यानी सोलो डांस परफॉर्मेंस जो टेम्पल में किया जाता है, और जो इस डांस को परफॉर्म करती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था। अब देवदासी अगर इसको कर रही है तो दासी कर रही है डांस, इसीलिए इसको दासी अट्टम कहा जाता था, है ना। सो इट वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू दासी अट्टम। ये कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं। ये इस तरह से ये पूरी चीज़ें बनी हुई हैं।
अब धीरे धीरे देवदासी सिस्टम ही बंद होने लगा। जैसे जैसे देवदासी सिस्टम बंद होने लगा तो ये जो डांस था ये भी खत्म होने लगा। अब ये डांस जब खत्म होने लगा तो ये बहुत पुराना डांस था, इसे हम इस तरह से खत्म नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए ई कृष्ण अय्यर एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इस डांस को रिवाइव किया, है ना। इस डांस फॉर्म को उन्होंने रिवाइव किया ई कृष्ण अय्यर ने, और उसके बाद ये डांस फिर से हमारे सामने आया। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको टेम्पल में ही किया जाएगा या फिर हम कहेंगे दासी जो देवदासी है वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसको अभी बहुत बड़ा एक स्टेटस मिला है इन डांस फॉर्म्स को, जो इसे परफॉर्म करते हैं वो सच में बहुत महान लोग होते हैं। सो ये दासी अट्टम यहाँ पे बन गया भरतनाट्यम। अब इसमें बहुत ही जानी माने जो डांसर हैं उनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुंदले। रुक्मिणी देवी अरुंदले जो है वो एक हम कहेंगे भरतनाट्यम के बहुत ही फेमस प्रोपोनेंट है ना। तो और इनको जो रिकॉग्निशन मिला है रुक्मिणी देवी अरुंदले को, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। शी इज़ वेरी फेमस डांसर। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हमने देखे कुछ बेसिक अबाउट भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। भरतनाट्यम के अगर हम डिटेल में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पोज दी जाती है वो ह्यूमन बॉडी की जो पोज, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो ऐसा लग रहा है जैसे फायर को दिखा रही है ना। सो बहुत सारी मूवमेंट में डांसिंग फ्लेम की तरह है, जैसे कि फ्लेम आग के लिपटे जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि आग की कोई लिपटे है, इस तरह से यहाँ हमें ज़्यादातर देखने मिलते हैं। तो फायर वाला ये डांस है जो हम कहेंगे एक हमें यहाँ पे पता चलता है। सो ये होने के साथ साथ दूसरी बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको अच्छे से समझ जाती है और इसको याद रखने भी पड़ती है। अब यहाँ पे फीचर्स के अलावा सबसे पहले आपको कहूँगा तांडव भी होता है इस डांस में और लस्य भी होता है। अभी मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि तांडव क्या है और लस्य क्या है, ये दोनों चीज़ें होती है और मुद्राएं होती है। मुद्राएं यानी आपको बता दूं कि गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स यानी मुद्राएं। अब हाथ देखिए, इनके हाथ, हर एक हाथ कुछ मुद्रा दिखा रहे, और मैंने आपको कुछ मुद्रा क्या होती है उसके बारे में थोड़े से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी है। डिफरेंट मुद्राज ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की मुद्राएं हमने देखी, वो मेडिटेशन या फिर sermon डिलीवर करने वाली मुद्राएं थी। यहाँ पे आप जो मुद्राएं देख रहे हैं ये डांस फॉर्म में यूज होने वाली कुछ मुद्राएं हैं। तो भरतनाट्यम में आपको अलग अलग मुद्राएं हाथ की करते हुए कुछ डांसर्स यहाँ पे दिखते हैं। सो यहाँ पे तांडव, यहाँ पे देखिए उनके फेस पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के साथ साथ डांस की मूवमेंट्स है, इसलिए यहाँ लस्य भी है, यहाँ पे तांडव भी है। उसके अलावा एक इनकी जो मेन मुद्रा कही जाती है उसे कहा जाता है कटक मुख हस्त। कटक मुख हस्त में हम कहेंगे कि हाथ से ओम बनाया जाता है, उसे कहते हैं कटक मुख हस्त। अब ओम बनाते कैसे हैं ये भी आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको ये कैसे दिखाना है तो मैं ही आपको ये हैंड गेस्चर करके दिखाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाए कि ये किस तरह से होता है। सो जस्ट अ मिनट। ये अगर आपके बने हैं 1 2 3 है ना, तो 3 इस पे ओम। ओम कैसे बनेगा हाथ से, तो देखिए ये ऐसे आएंगे इस तरह से, ये इन तीनों को रखेंगे और पीछे से आप देखोगे तो यहाँ ऐसा ओम दिखता है, 1 2 3 ये ओम आएगा, ये ठीक है। तो ये इससे हाथ से ओम बनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे हाथों को जोड़ा जाता है, पीछे के हाथों को, और जोड़ के यहाँ पे इस तरह से ओम बनाया जाता है। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ओम, ये जो मुद्रा होती है इसे कटक मुख हस्त मुद्रा कहा जाता है। ये अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एक प्रिंसिपल मुद्रा है जो हमारे कहेंगे कि जो भरतनाट्यम है उसकी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। सो इसमें हम आते हैं आगे। तो कटक मुख हस्त ये एक मुद्रा होती है जो कि प्रिंसिपल मुद्रा है जिसमें ओम दिखाया जाता है। अब ओम दिखाया जाता है ये भी आपको पता चला, बट इसमें होता क्या है, इसमें अगर देखा गया तो जो नीज होती है, जो पैर होते हैं, ये मेनली बेंट होते हैं। इस तरह से ये बेंट देखने मिलते हैं। इनके पैर देखिए, भरतनाट्यम में मोस्टली जो पैर है ये बेंट आपको देखने मिलते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी कहूँगा कि
ये एक चीज़ होने के अलावा इसमें नीज आर मोस्टली बेंट एंड वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बोथ द फीट। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो नीज है ये बेंट है और दोनों इस पे वेट जो है वह इक्वली डाला जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पैर पे ज़्यादा वेट है दूसरे पैर पे वेट ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे वेट दोनों पैरों पे एक जैसा डाला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको एकचर्य लस्यम कहा जाता है। एकचर्य लस्यम, एक यानी वन, और एक व्यक्ति जब इसे परफॉर्म करता है अकेला, सो डांसर ही क्या करता है कि वन डांसर प्लेज मेनी डिफरेंट रोल, उसे कहा जाता है एकचर्य लस्यम। यानी अगर 3 कैरेक्टर दिखाने हैं तो एक ही व्यक्ति 3 कैरेक्टर दिखा रहा है, सो इसे कहेंगे एकचर्य लस्यम। अब एकचर्य लस्यम ये हो गया। उसके साथ साथ इसके फेमस प्रोपोनेंट्स है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये सब और इनके अलावा काफ़ी सारे लोग इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। सो ये हो गई कुछ भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें। अब भरतनाट्यम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अगर हम फीचर में आते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। जैसा फर्स्ट हम कहेंगे अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू जो होता है ये बेसिक डांस पोस्चर्स होती है विथ रिदमिक सिलेबल्स टू सीक ब्लेसिंग ऑफ गॉड। देखिए, जब भी कोई क्लासिकल डांस फॉर्म शुरू किया जाता है तो भगवान की ब्लेसिंग्स ली जाती है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इसको फ्लावरिंग बर्ड भी कहा जाता है ना। ये चीज़ याद रखें क्या, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख के भी रख देता हूँ, फ्लावरिंग बर्ड, फ्लावरिंग बर्ड अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू की बात करें तो फ्लावरिंग बर्ड में हम कहेंगे कि एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है जिसमें बेसिक डांस स्टेप की जाती है और भगवान को रेस्पेक्ट, भगवान, गुरु या फिर जो ऑडियंस है ये सबको रेस्पेक्ट दिया जाता है और उसके अलावा ब्लेसिंग्स ली जाती है भगवान से। यहाँ पे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ये सब चीज़ों के लिए, इसलिए इसको फ्लावरिंग बर्ड कहा जाता है। सो अल्लारिप्पू जो है ये बेसिक डांस पोस्चर होते हैं विथ रिदमिक सिलेबल्स टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और रेस्पेक्ट दिया जाता है अपने गुरुओं को जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया है, जिन्होंने हमें सिखाया है। उसके साथ साथ गुरु तो गुरु है, उनके अलावा ऑडियंस भी है, ऑडियंस के साथ साथ भगवान भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती है अल्लारिप्पू में। दूसरे इसमें जब ये आते हैं तो इसे जाति स्वरम कहा जाता है, जाति स्वरम। सो ये जाति स्वरम जो ये सिर्फ नृत्य होता है। नृत्य जो होता है उसमें आपको पता है कि एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। नाट्य में एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, नृत्य में दोनों होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं करते हुए सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट पोजेस और मूवमेंट्स में डांस करते हैं। ये अगला एक स्टेज हो गया भरतनाट्यम का। ये करते वक्त अगला आ जाता है, हम कहेंगे शब्दम। शब्दम से नाम से पता चल रहा है, शब्द है यानी एक्सप्रेशंस। यहाँ पे ड्रामेटिक एलिमेंट है विद एक्सप्रेस्ड वर्ड जिसमें अभिनय होता है। यहाँ पे आपको गेस्चर, यहाँ पे आपको एक्टिंग, ये सब देखने मिलता है सॉन्ग में। उसके साथ साथ यहाँ पे भगवान की जो महानता है उसे हमेशा बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो द ग्लोरी ऑफ गॉड को प्रेस किया जाता है शब्दम के थ्रू, कुछ वर्ड्स के थ्रू। उसके बाद ये आ जाते हैं वर्णम में। तो यहाँ पे आपने देखा नृत्य, यहाँ पे मेनली आप देखोगे नाट्य, और यहाँ पे आप देखोगे नृत्य। वर्णम में ये दोनों होता है, नृत्य होता है, डांस भी होते हैं और इमोशन भी होते हैं। ये यहाँ पे फिर शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है भरतनाट्यम का, जिसमें ताल होता है, राग होता है। ताल यानी मैंने आपको बताया कि रिदम या बीट होते हैं, राग यानी मेलोडी होती है। जैसे हम देखें ताल बजा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे ढोल या तबला, इस पर आप ताल बजाओगे जिससे बीट बनती है। राग बनाने के लिए आप वीणा का यूज़ कर सकते हैं, हारमोनियम का यूज़ कर सकते हैं, शहनाई का यूज़, कोई भी, ये सब जो है ये राग वाले ये है, हम कहेंगे कि राग वाले ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये चीज़ें हो गई वर्णम, ताल और राग, ये दो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सो वर्णम के बाद हम आगे आते हैं। तो वर्णम के बाद हम कहेंगे पदम। पद्म जो है यहाँ पे अभिनय, यानी हम कहेंगे इट रेफर्स टू द मास्टरी ओवर अभिनय। अभिनय यानी एक्सप्रेशन के ऊपर मास्टरी होती है ऑफ द स्पिरिचुअल मैसेज बाय द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होता है स्पिरिचुअल मैसेज दे रहा है, भगवान से रिलेटेड कोई मैसेज दे रहा है, ऐसे वक्त म्यूजिक लाइट हो जाता है। डांस जो होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है। पद्म जब शुरू होगा, आप ये सब चीज़ें आज देखिएगा, अगर कभी टाइम मिलता है तो इन चीज़ों को आप, इन डांस को आप परफॉर्म करते हुए देखिएगा किसी को। तो आजकल ऑनलाइन आपको देखने वैसे भी कहीं भी मिल जाता है, कोई लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हो उसमें आपने पद्म देखा, तो पद्म में आप देखोगे कि म्यूज़िक एकदम लाइट हो गया है, डांस बहुत इमोशनल हो गया है। और यहाँ इमोशंस है इसलिए एक्सप्रेशन यानी अभिनय ज़्यादा होता है पद्म में।
फिर आता है जावली। अगर जावली की बात करें तो जावली में टेम्पो बहुत फास्ट हो जाता है और यहाँ पे शॉर्ट लव लिरिक्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं फास्टर टेम्पो में, इसे जावली कहा जाता है। छोटे से लिरिक्स और टेम्पो एकदम फास्ट। टेम्पो यानी याद रखेगा स्पीड, स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है और लव लिरिक्स होते हैं यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है थिल्लना। थिल्लन जो है यहाँ पे, थिल्लना इसको हम कहेंगे कि कंक्लूडिंग स्टेज होता है, यानी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है डांस तब थिल्लना परफॉर्म किया जाता है। थिल्लना की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहेंगे कंक्लूडिंग स्टेज, और यहाँ पे कंक्लूड करते हैं प्योर डांस किया जाता है। प्योर डांस यानी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे प्योरली डांस किया जाता है जिसे नृत्य कहा जाता है। और इसमें बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होती है और रिदमिक वेरिएशंस बहुत होती है। जो रिदम चल रहा है, बीट्स चल रहे हैं, उसमें इतने वेरिएशन है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो भरतनाट्यम जब आप देखोगे अगली बार तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। यानी ये देखिए, ये सब जब हम पढ़ते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन हो जाते हैं। आप सोचिए कि आप एक्सप्रेशन के नाम भी जान रहे हो, कोई डांस देख रहा है आपके साथ बैठ के क्लासिकल डांस, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कल जाके IAS हो, तो आपको ये सब चीज़ें कई आपको गेस्ट करके बुलाया, चीफ गेस्ट करके, या कुछ भी हो, किसी स्टेट में आप पोस्टेड हो, वहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म है तो उसको भी आपको यानी आप कहोगे कि उसका भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इतना नॉलेज जितना मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए, इसलिए इतना सफिशियंट है आपको जो पता रहे। तो जैसे रस है, अब कहीं पे प्यार वाला रस मैं बोल सकता हूँ ये श्रृंगार वाला रस है, ये हास्य, यानी मैं म्यूट में भी देख रहा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि अभी कॉमेडी सीन चल रहा है। वैसे तो मूवी देख देख के इतने एक्सप्रेशन ढूंढने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि म्यूट में भी मूवी देखते हैं हमें समझ जाता है कि कोई कॉमेडी सीन चल रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये लोग देते हैं। सो इससे हमें ये पता चल सकता है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि अल्लारिप्पू बताया। अल्लारिप्पू हो गया, जातिस्वरम हो गया, शब्दम हो गया, वर्णम हो गया, पदम हो गया, जावली हो गया, थिल्लना हो गया। एक बार फिर बता देता हूँ, अल्लारिप्पू यानी पहले जो शुरुआत में किया जाता है भगवान की ब्लेसिंग ली जाती है। जातिस्वरम की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं होते, सिर्फ डांस होता है। यानी देखिए, शुरुआत में भी डांस और कंक्लूजन में भी डांस। शब्दम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस होते हैं। वर्णम की अगर डांस करें तो इसमें दोनों होता है। पदम की अगर बात करें तो इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो डांस होता है वो इमोशनल बन जाता है और म्यूज़िक एकदम लाइट हो जाता है। जावली की अगर बात करें तो टेम्पो बहुत फास्ट होता है और लव वाले लिरिक्स यहाँ पे बताए जाते हैं। थिल्लना की अगर बात करें तो एक कंक्लूडिंग पार्ट है डांस का, जिसमें मूवमेंट्स होती है और रिदमिक वेरिएशन ढेर सारे देखने मिलते हैं। इस तरह से हमारा रहा पहला डांस फॉर्म जिसे हम कहते हैं, पहला क्लासिकल डांस फॉर्म जिसे हम कहते हैं भरतनाट्यम। सो भरतनाट्यम के बाद अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आगे बढ़े अगले डांस फॉर्म में? यस, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके यस सुन के, और फिर से एक एनर्जी चार्ज हो गई। और इस एनर्जी के साथ हम आएंगे अगले डांस फॉर्म में जिसे कहा जाता है कुचिपुड़ी। अब देख रहे हैं कुचिपुड़ी, जैसे हमने भरतनाट्यम देखा तमिलनाडु का, वैसे ही कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। इसकी भी कोई कहानी होगी ही। अब ये बहुत पुराने डांस फॉर्म है, हर डांस फॉर्म की कोई ना कोई कहानी है। कुचिपुड़ी में आप यहाँ पे अगर देखो तो ये डांसर्स को आप देखिए, ये थोड़े से अलग दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में हम एक चीज़ जो हमने देखी उनकी कहानी, वैसे इनकी भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता था ओरिजिनली, कुचिपुड़ी आया कैसे? तो एक कोई ग्रुप था आर्टिस्ट लोगों का जो ग्रुप था, ये हम कहेंगे कि एक्टर लोगों का कोई ग्रुप था। ये जो एक्टर लोगों का ग्रुप था ये गांव से गांव घूमता था, विलेज टू विलेज। दे ट्रैवल विलेज टू विलेज, ये विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे और इन्हें कहा जाता था कुशेलवा कहा जाता है, कुशेलवा ऐसा। अब इसका और भी कुछ अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बट देखिए जो जिस रीजन के ये वर्ड्स रहते हैं अलग अलग रीजन्स के इंडिया में, उनके लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंस किया जाता है। बट हम कोई अगर अलग जगह का है तो उसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, ये बात अलग है। क्योंकि देखिए इंग्लिश एक तो कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश में तो जो चीज़ें उनके प्रोनाउंसिएशन वही होते हैं जो जनरली किए जाते हैं। बट ये जो वर्ड्स है ये लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आए हुए वर्ड्स है। सो अगर कोई इसमें प्रोनाउंसिएशन की कोई ये हो मिस्टेक तो उतनी आप संभाल लेना।
और क्योंकि जो लोग होंगे वहाँ के वो कह रहे होंगे कि ये कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, तो कुशेलवा करके जो है ये जो लोग होते थे ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। अब ये जहाँ पे जाते थे हम कहेंगे तो ये नाम आया कहाँ से, तो जिस गांव के ये थे वो ये कुशेलवा क्यों कहते थे इनको, ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स को, तो ये जिस गांव से आए थे उसका नाम ही कुशेलवापुरी था या फिर कुचेलापुरम था, कुचेलापुरम या कुशेलापुरी, कुशेलवापुरी। सो देखिए कुशेलवापुरी या फिर और कुचेलापुरम ऐसा नाम था इस गांव का, इसलिए इनको कुशेलवा कहते थे। अभी यहाँ से वहाँ जाते थे और धीरे धीरे हम कहेंगे कि 17th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब ये जो डांस फॉर्म था ये उस वक्त यानी चल रहा था। अब इसमें धीरे धीरे वैष्णविज्म आ गया। वैष्णविज्म हम कहेंगे कि वैष्णविज्म यानी विष्णु वाला मानने वाले एक विष्णु को मानने वाला कुछ ग्रुप। अब ये जो वैष्णविज्म जब आ जाता है, एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म होता है, तो ये जो डांस था इसमें मोनोपोली चलने लगे मेल ब्राह्मण्स की। तो वैष्णविज्म के साथ सिर्फ मेल जो ब्राह्मण्स थे वही इसे परफॉर्म करने लगे। अब ऐसा यहाँ पे होने लगा। ये होने के बाद यहाँ पे जो थीम बन रही थी वो स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण के ऊपर, ये स्टोरीज के ऊपर डांस करते थे। सो ये होने के साथ साथ अब धीरे धीरे जो डांस फॉर्म था ये विजयनगर के वक्त, गोलकोंडा रूलर के वक्त बहुत ऊपर चलेगा। विजयनगर एम्पायर, गोलकोंडा रूलर से सब साउथ यानी आंध्र प्रदेश के आसपास जिन्होंने रूल किया वो सब यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। बट अगर देखा गया तो विलेज तक ही रह गया। अब विलेज तक रहने के बाद एक आए बाल सरस्वती और रागिनी देवी। बाल सरस्वती और रागिनी देवी जो थे इन्होंने वो डांस को फिर से रिवाइव किया। ये देखिए अब यहाँ पे विजयनगर भी चले गया, गोलकोंडा रूलर्स भी चले गए, ये सब जाने के कारण ये डांस भी नीचे नीचे जाने लगा तो ये विलेज तक ही रह गया। जहाँ के ये विलेज थे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विलेज तक ही रह गया और इसको बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने फिर से उठाया। उसके अलावा हम कहेंगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो थे उन्होंने इसको फिर से कराना शुरू किया और उन्होंने ये भी किया कि इसमें मेल ही नहीं तो इसको फीमेल भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी चीज़ उन्होंने बदल दी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप ऑफ एक्टर्स कुशेलवा या कुचेलापुरम के थे। आंध्र विलेज कुशेलापुरी या कुचेलापुरम, बाल सरस्वती और रागिनी देवी ने इन्हें फिर से रिवाइव किया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें नई प्रैक्टिसेस लाई, जैसे कि इसको सोलो, पहले ग्रुप में परफॉर्म किया जाता था, बाद में सोलो में परफॉर्म करना लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने शुरू किया। उसके अलावा पहले मेल परफॉर्म करते थे तो फीमेल पार्टिसिपेशन भी लाया लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने। ये कहानी रही है कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी का नाम कहाँ से आया ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो चलिए कुचिपुड़ी के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले कुचिपुड़ी डांस के अगर फीचर्स देखें तो एज़ कम्पेयर टू भरतनाट्यम इसमें जो फुट मूवमेंट होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कुचिपुड़ी के फुट मूवमेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट होंगे और इसमें जनरली एक टीम परफॉर्मेंस होता है। बट आपने देखा कि टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें सोलो वाली भी चीज़ें डाली है। जिन्होंने डाली है उनका नाम आपको पता है अच्छे से, लक्ष्मी नारायण शास्त्री साहब। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी जो थे उन्होंने ये चीज़ें इसमें डाली और बाद में तो ये सोलो भी परफॉर्म होता है। सो फुट मूवमेंट्स है, जनरली टीम परफॉर्मेंस है, मोस्टली बेस्ड ऑन भगवत पुराण के कहानियों पे ये ज़्यादातर बेस्ड है। अब बेस्ड होने के कारण भगवत पुराण के, बट इसमें जो थीम होती है वो सिक्युलर होती है। ठीक है, भगवत पुराण में से कोई लव स्टोरी और जो भी चीज़ है वो ली है, श्री कृष्ण से रिलेटेड है भगवत पुराण और इनकी कहानियाँ दी है भगवत पुराण में, तो वो कहानी। अब ये क्या होता है, ये सब अगर देखेंगे तो ये नृत्य है। नृत्य की अगर बात करें तो इसमें डांस भी होगा और इसमें एक्सप्रेशन भी होगा, यानी नाटक भी होगा। सो नाट्य होने के कारण वहाँ पे कुछ स्टोरीज होनी चाहिए। तो स्टोरीज जो इसमें ली जाती है वो होती है भगवत पुराण से और इसमें श्रृंगार वाला जो रस होता है वो प्रीडोमिनेंस दिखाता है। अभी एक बार मुझे बता दीजिएगा श्रृंगार वाला रस किस चीज़ से रिलेटेड है? लव। वेरी गुड, लव से रिलेटेड श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस यहाँ पे दिखाया जाएगा, लव स्टोरीज और ये सब दिखाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर्स है इसको जो परफॉर्म कर रहे हैं ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। आके इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो ये जो एक इंट्रोड्यूस करने वाला एक कंपोजिशन जो होता है, डांस और सॉन्ग
के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा खुद को। अब इसे कहा जाता है दारू। दारू यानी हम कहेंगे कि खुद को इंट्रोड्यूस करना एक स्मॉल कंपोजिशन के साथ, और इसको कैरेक्टर को रिवील करने, यानी कैरेक्टर को रिवील करने के लिए ये कोरियोग्राफी की जाती है। यहाँ पे कोरियोग्राफ्ट होता है फॉर रिवेलेशन ऑफ द ईच कैरेक्टर। तो कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस ये जो पार्ट होगा इसको दारू कहा जाता है। दारू के साथ साथ हम आगे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। नृत्य भी होता है, नृत्य भी होता है, नाट्य भी होता है, तीनों चीज़ें होती है। और डांसर जो होता है वो एक सिंगर का भी रोल परफॉर्म करते हुए हमें काफ़ी बार दिखता है। हर बार नहीं कहेंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी डांसर हैं जो खुद में ही एक सिंगर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, इनटू हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज वेल। इसको डांस ड्रामा परफॉर्मेंस कहा जाता है। डांस भी कर रहा है, ड्रामा, सिंगिंग यानी ड्रामा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंगिंग के थ्रू यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। उसके बाद कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो इसमें लस्य भी है और तांडव भी है। दोनों चीज़ें क्या होती है आपको पता है। यहाँ पे कर्नाटिक म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ होता है, कार्नेटिक म्यूज़िक जिसे कहते हैं। तो कार्नेटिक म्यूज़िक जो होता है ये यानी साउथ इंडिया का म्यूज़िक है, साउथ इंडिया का म्यूज़िक, इसे कार्नेटिक म्यूज़िक कहा जाता है। हम म्यूज़िक जब पढ़ेंगे तो हम ये सब पढ़ने वाले, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्नेटिक एक म्यूज़िक होता है, और नॉर्थ का जो म्यूज़िक होता है उसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा जाता है। हिंदुस्तानी, और नीचे जो हम साउथ में देखते हैं वो होता है कर्नाटिक म्यूज़िक या कार्नेटिक म्यूज़िक। तो इस तरह से 2 म्यूज़िक हमें देखने मिलते हैं। म्यूज़िक में ये सब पढ़ेंगे। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जनरली वो वायलिन और मृदंगम यूज़ करते हैं। वायलिन से आपको पता है कि राग और ये सब बजेंगे, मेलोडी बजेगी। मृदंगम जो होता है वो इस तरह से होता है, ढोल की तरह दोनों तरफ से इसे बजाते हैं। ये मृदंगम जो होगा, ये मृदंगम पे जैसे यहाँ राग है तो यहाँ पे ताल बजाया जाता है, और इन पे डांस होते हैं। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो आंध्र प्रदेश का है। सो आंध्र प्रदेश में रहेगा तो वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज यूज़ होगी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, ये सब इसके बहुत बड़े जाने माने डांसर्स हैं। अब देखिए मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें ये बताई हैं कि जैसे कि जो आप एक नाम देख रहे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का नाम आपने भरतनाट्यम में भी देखा था। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि भरतनाट्यम में भी है और यहाँ पे भी है। सो भरतनाट्यम भी करती है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, और ये वाला डांस भी करती है जिसे हम कुचिपुड़ी कहते हैं। इसके अलावा इसमें सोलो एलिमेंट भी होता है, और इसके साथ साथ कुछ और भी आपको बता देता हूँ सोलो एलिमेंट्स। सोलो एलिमेंट्स में से कुछ सोलो एलिमेंट है जैसे कि मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम यानी एक स्टोरी है फ्रॉग की, वो फ्रॉग की स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है जिसे मंडूक शब्दम कहा जाता है, मंडूक का शब्दम। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है तरंगम। तरंगम देखने के बाद तो डर ही लगता है ये स्टेप देखते हो कि कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा। यहाँ पे देखिए इस तरह की एक ब्रास की प्लेट रखी जाती है। इस ब्रास की प्लेट पे या इसके जो ब्रास के प्लेट के जो एजेस है, इस एजेस पे पैर रखे जाते हैं, और पैर रखने के बाद ऊपर जो खड़े हैं वो अपने सिर के ऊपर कुछ वाटर के पॉट्स यहाँ पे बैलेंस करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि कुछ दियाज आपको पता है क्या होते हैं ना, दिया, या फिर हम कहेंगे ऊपर पॉट जो है वाटर के वो उसको बैलेंस करते हैं। तो वाटर पॉट या दिया रखे जाते हैं और इसको वो यहाँ पे ये करते हैं। तो ये हो गया, हमें कहेंगे जिसे तरंगम कहते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है जिसे जिसे जल चित्र नृत्यम कहते हैं। अब ये तो बहुत, यानी इसे देख के इतना बेहतरीन लगता है। मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट इज तरंगम एंड जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम में करते क्या है, सो यहाँ पे जो डांसर होते हैं वो अपने पैर से, जो जहाँ पे वो फ्लोर है, वो फ्लोर के ऊपर डांस स्टेप करते करते अपने पैर से वो कुछ पिक्चर्स बनाते हैं, है ना, विथ हिज और हर टोज वाइल डांसिंग, डांस करते करते। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए मैंने पैर में कुछ चीज़ रखी है जिससे ऐसा ड्रॉ हो सकती है ज़मीन पे चीज़ें। अब डांस करते करते ये किया जा सकता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। और आखिरी में देखोगे तो एक ड्राइंग बनी हुई होती है। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ये बहुत ही अलग सा एक परफॉर्मेंस है जो कि बेहतरीन तरीके से करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो, इसीलिए इसको इजी नहीं है करना। ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं। ये रूल्स को पूरा करते हुए हमें चीज़ें करनी पड़ती है। अब ये हम जब करते हैं सो इसके लिए एक्सपर्ट होना या फिर ये चीज़ों को सीखना, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा से आप सीखते हैं, सो ये सब उस तरह से हमें सीखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए कैसा होता है कि पैर जो है, यानी आप देखिए कि ज़मीन पे कुछ तो भी बिखेर देते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं पाउडर की तरह कुछ होता है, वो रखने के बाद उसके ऊपर डांस करते हैं। अब जब ये उसके ऊपर डांस करते हैं तो पाउडर जो पैर से कुछ पोंछा जाएगा डांस करते करते, तो वो पोंछते पोंछते वहाँ पे कुछ तो भी एक ड्राइंग बन जाती है। इस तरह से चलचित्र नृत्यम हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये हो गया कुछ चीज़ें जो कि हम कहते हैं अबाउट कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें हम ये चीज़ें हम डांस फॉर्म के बारे में याद रख सकते हैं। उसके अलावा हाँ, तो ये हाँ, इतनी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी है जिसको हम देखते हैं कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में अब ये आपने देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको कौन सा लग रहा है फिर भी जितने आपने देखे उसमें से? हाँ, वेरी गुड, रुद्र होता है, रुद्र वाला एक्सप्रेशन है, इसका मतलब एंगर, गुस्सा, गुस्से वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वेरी गुड। तो आप धीरे धीरे जब आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो आप आराम से एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे बताया। अब ये हो गया कुछ, हम कहेंगे कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे जैसा वो डांस फॉर्म जो था पहला, उसमें फायर वाला मैनिफेस्टेशन था, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ जो कि आपके पहले के बुक्स में नहीं थी। अब ये चीज़ें हम अगर ऐड कर देते तो ये भी आपके काफ़ी काम आ सकती है। सो यहाँ पे मैं आपको यहाँ ये बता दूँ पहली चीज़ कि यहाँ जो किया जाता है इसमें मेनली हम कहेंगे कि जो स्टाइल यहाँ पे है वो अर्थली स्टाइल है, अर्थली एलिमेंट है इसमें। वो जो था वो फायर वाला था, यहाँ पे अर्थ वाला है। तो लिख देता हूँ मैं कहीं। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्थली एलिमेंट्स, यानी एक हम कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अर्थ जैसी दिखाई जा रही है। ये याद रख सकते हैं, यानी इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये एक आप याद रख सकते हैं, यानी कंपेयर करने अगर किसी ने बोला तो इस तरह से आप कंपैरिजन देख सकते हैं। और यहाँ पे याद रखेगा, यहाँ पे जो डांस यानी यहाँ पे जो फुट मूवमेंट होती है वो बहुत अलग होती है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है अगर इसमें देखा गया तो। हाँ, इतना ठीक है। उसके साथ यहाँ नृत्य और नाट्य वाली भी एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको वो भी याद रहेगी। जो जो पहले की बुक्स यूज़ करते हैं उनके इसमें ये चीज़ें नहीं दी थी, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 16 कथ करके यहाँ पे होता है, या फिर हम इसे कहते हैं पाटाक्षर, पाटाक्षर भी कहा जाता है। अब ये पाटाक्षर हम कहेंगे या फिर हम कहेंगे 16 कट। तो इसमें हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे हमें नृत्य देखने मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर नृत्य पार्ट, ये इसको ये कहा जाता है नृत्य पार्ट को। यहाँ मूवमेंट ऑफ बॉडी होती है, नृत्य में आपको पता है क्या है। और उसके अलावा काउत्वम्स ऐसा एक है, काउत्वम, ये एक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें नृत्य पार्ट है। नृत्य में आपको पता है दोनों चीज़ें होती हैं नृत्य में। सो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं और ये आपको पूरा करता है आपके कुचिपुड़ी वाले डांस फॉर्म को। तो यहाँ पे आपका हो गया कुचिपुड़ी कवर। कुचिपुड़ी के बाद अगर हम आते हैं आगे, सो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा डांस फॉर्म जो हम देखते हैं वो हम देखने वाले हैं कथकली। कथकली की बात करते हैं तो कथकली जो होता है ये है केरला का। कथकली अब बहुत अलग लग रहा है, देख इनके कॉस्ट्यूम से लेके इनके फेसेस से लेके हर चीज़ यहाँ पे अलग दिख रही है कथकली में। कथकली की बात करें तो ये है केरला का। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ हमें करनी है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखा गया तो ये कहाँ परफॉर्म करते थे, तो केरला के टेम्पल में। अब इसकी भी कोई कहानी होगी, केरला के टेम्पल में इसे परफॉर्म किया जाता था। इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसमें 2 तरह के डांस किए जाते थे केरला के टेम्पल में। केरला के टेम्पल में एक डांस किया जाता था जिसे कहा जाता था रामनट्टम। सेकंड जो है वो कृष्णट्टम।
यानी राम जो है लॉर्ड राम, उनसे रिलेटेड एक डांस रामनट्टम, और कृष्ण से रिलेटेड वो है कृष्णट्टम। यहाँ जो कहानियाँ चलती थी वो रामायण की कुछ स्टोरीज थी जिस पे ये डांस करते थे, एंड दूसरी महाभारत की कोई कहानियाँ थी जिस पे डांस किया करते थे। अब क्या हुआ कि ये म्यूज़िक, ये जो डांस था ये तो बहुत देर तक चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा, और चलने के साथ साथ धीरे धीरे अब कैसा है देखो, फ्यूडल जो ये थे फ्यूडल लॉर्ड्स, आपको पता है फ्यूडल लॉर्ड्स, तो फ्यूडल लॉर्ड्स लोगों ने ये डांस को बहुत ऊपर लाया था, कृष्णाट्टम रामनट्टम ये चीज़ों को। तो फ्यूडल लॉर्ड्स का जब फ्यूडल सिस्टम ये इंडिया में गायब हो गया तो ये डांस भी गायब हो गया। फिर इस डांस को वापस से रिवाइव किया, और जिन्होंने रिवाइव किया उनका नाम है वी.एन. मेनन है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको कथकली बाद में, जैसे मैंने रामायण महाभारत का था रामनट्टम कृष्णाट्टम ऐसा इनको कहा जाता है, तो कथकली ये वर्ड का नाम कहा से, कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा, तो स्टोरी भी है और ड्रामा भी है, इसलिए उसको कथकली कहा जाता था। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कुडियट्टम। कुडियट्टम हम आगे पढ़ेंगे, संस्कृत डांस ड्रामा ट्रेडिशन है कुडियट्टम, तो वी विल स्टडी दैट इन थिएटर पार्ट। तो कुडियट्टम में हमें ये देखने मिलता है, और इसको रिवाइव किया 1930s में फेमस मलयाली पोएट जिनका नाम था वी.एन. मेनन ने इन्हें लाया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंद राजा। मुकुंद राज जो है वो एक वहाँ के रूलर थे, उनके वक्त इसे लाया गया, इसको रिवाइव किया गया, तो ऐसा बना ये कथकली। तो कथकली का ये मीनिंग है, जैसे देखिए भरतनाट्यम का कुछ आपको बताते हैं वर्ड कहाँ से आया, वैसे कुचिपुड़ी एक गांव के नाम से कुचिपुड़ी आया था, वैसे कथकली कथा यानी स्टोरी और कली मीन्स ड्रामा वहाँ से आया हुआ है, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। ये पता कर लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप इनके फेसेस, इनके एक्सप्रेशंस, इनके मेकअप, ये सब चीज़ें। और ये कौन है, ये वुमेन नहीं, ये मेल है। तो मेल मेंबर्स का ये डांस कथकली और फीमेल मेंबर का डांस मोहिनीअट्टम केरला में, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं, आजकल फीमेल्स भी इसे परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि मोहिनीअट्टम जो है उसको तो ज़्यादातर फीमेल ही परफॉर्म करती है, बट मेल भी कर सकते हैं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सो कथकली के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली इज़ जनरली ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर जनरली ये एन ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस होता है। लड़कियों के लिए मोहिनीअट्टम, तो लड़कों के लिए कथकली। इसमें फेशियल मेकअप बहुत ही अलग दिखता है, बाकी डांस फॉर्म से बहुत अलग फेशियल मेकअप्स को देख के समझ सकते हैं। इन्होंने हेड गियर पहने हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, प्रॉप्स है, हेड गियर से बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें पहनी जाती है। फेशियल मेकअप पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स है उनका डिफरेंट मीनिंग है। जैसे ग्रीन कलर ये नोबिलिटी, डिविनिटी या वर्च्यू को दिखाता है। अब नोबे भगवान और इन सब से जुड़ा हुआ कलर है ग्रीन इसमें, तो ये जो ग्रीन पेंटेड आपको किसी का फेस दिख रहा है तो समझ जाए भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा आपको जो रेड पैचेस दिख रही है, अगर रेड पैचेस दिखती है नोज के आजू बाजू तो वो दिखाती है रॉयल्टी, यानी कोई रॉयल पर्सन है ऐसा समझता है। तो इनके नहीं दिख रहे तो भगवान ही है, बट अगर नोज के पास आपको रेड पैचेस दिखेंगे तो समझ जाइए रेड जो है ये रॉयल्टी दिखाता है। रॉयल्टी के अलावा यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर है तो आपको अगर ब्लैक दिखाया गया तो वो इविल या फिर विकेडनेस दिखाता है ना, तो बुराई या जो भी होगी वो ब्लैक से दिखाई जाती है, ब्लैक फेस लगा के। येलो कलर अगर दिखाया गया है फेस पे तो येलो से समझ जाते हैं कि कुछ सेंट्स है या फिर वो विमेन है, विमेन या फिर सेंट। अब विमेन है अलग से बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि सभी मेल लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मेल को फीमेल का रोल देना है तो उनको येलो किया जाएगा। कंप्लीटली रेड पेंटेड फेस अगर होगा तो वो पूरी तरह से इविल है, ये समझ जाइएगा। कंप्लीटली रेड, ब्लैक वाला तो इविल या विकेटनेस दिखाता ही है, बट कंप्लीटली पेंट रेड भी है वो भी इविल को दिखाता है। और वाइट बियर्ड, ये देखिए आप, वाइट बियर्ड, दिस इज वाइट बियर्ड, ये जो है ये वाइट बियर्ड है। ये जो वाइट बियर्ड होती है ये दिखाती है कि कॉन्शियस या फिर डिविनिटी, भगवान या फिर कॉन्शियसनेस है ना, तो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है। इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है कुछ कलर्स के अकॉर्डिंग। कलर्स के अकॉर्डिंग ये जब चीज़ें चली तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, यानी इसमें हम कहेंगे बोथ डांस एंड ड्रामा, यहाँ पे देखने में बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी हैं। इसमें एक ही इसकी थीम होती है, वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड एविल, गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और आपको पता है इस कॉन्फ्लिक्ट में जीतेगा कौन, तो इसमें अच्छाई जीतेगी, गुड
वाली चीज़ें ही यहाँ पे जीतेगी। इसको हम कहेंगे, इसमें थीम होती है एपिक्स एंड पुराण की। जैसे एपिक की बात करें तो दो मैंने आपको बता दिया, रामायण और महाभारत, और पुराण काफ़ी सारे, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, है ना, बहुत सारे पुराण है। तो एपिक और पुराण, इसमें की कहानियां उठा के ये लोग थीम्स बनाते हैं और इसके बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं बिटवीन गुड एंड इविल। उसके अलावा इसको बैलेड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अब ये ईस्ट यानी हम कहेंगे कि हम लोग ईस्ट में हैं उन लोगों के लिए जो वेस्ट में रहते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा कि साउथ, यानी अब पूरे इंडिया के लिए इस डांस फॉर्म को देखा जाएगा तो जो वेस्ट के लोग होते हैं वो इसे बैलेड ऑफ वेस्ट कहते हैं, ये ईस्ट कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया में बैलेड यानी हम कह सकते हैं कि सॉन्ग या पोएम या स्टोरी नरेट करना, है ना, ऐसे जो पोएम या ऐसे सॉन्ग जो स्टोरी बता रहे हैं उसको कहा जाता है बैलेड। तो बैलेड ऑफ ईस्ट ये कहा जाता है किस डांस फॉर्म को, तो ये कहा जाता है कथकली को। अच्छे से, क्योंकि अच्छे से याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, बैलेड ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं। लैंग्वेज जो यहाँ पे यूज़ की जाती है इस डांस फॉर्म, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें, पहले इसमें तो तमिल यूज़ करते हैं, दूसरे इसमें आपने ये देखा कि वहाँ पे वो आंध्र प्रदेश में जो हम डांस फॉर्म देखे उसमें तेलुगु यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको मणिप्रवलम कहा जाएगा। मणिप्रवलम में दो लैंग्वेजेस मिक्स की जाती है, एक होती है मलयालम और एक होती है संस्कृत। तो संस्कृत और मलयालम मिक्स इसमें यूज़ की जाती है, इसको मणिप्रवलम कहा जाता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं म्यूज़िक के, गेस्चर्स इसमें होते हैं, यानी मुद्राएं होती है क्राउन ज्वेल की तरह, है ना। तो यहाँ पे मुद्राएं जो होगी वो ये सब यहाँ पे हमें यहाँ पता चलती है। तो गेस्चर यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो डांस ड्रामा जो है हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी क्राउन ज्वेल, यानी आपको ये बता दूं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं गेस्चर, इसलिए इसको कहा जाता है क्राउन ज्वेल। तो डांस का जो क्राउन ज्वेल है वो खुद ही एक इसके गेस्चर से, इसके मूवमेंट, यानी हम कहेंगे कि मुद्राएं हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कथकली में दो चीज़ें बहुत रिमार्केबल हैं। इसमें रस का, यानी हम कहेंगे जो इमोशन से या एक्सप्रेशन से उनको दिखाया जाता है आई और आईब्रोज से। यहाँ पे आप आइए, इनके आँख देखिए, आईब्रोज देखिए, यानी जो लोग कथकली सीखेंगे उनको ये आँखों का बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है, आँखों के एक्सप्रेशन कैसे देना, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आईब्रोज की मूवमेंट कैसे करना, ये कथकली में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। तो आई एंड आईब्रोज के मूवमेंट्स और इसी के थ्रू स्टोरी चलती है। तो ये एक्सप्रेशन मेनली इसके थ्रू चलते हैं, आई और आईब्रोज के थ्रू। उसके अलावा इसमें फेशियल एक्सप्रेशन जिसको नवरस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत यूज़ किए जाते हैं। हैंड गेस्चर्स इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, इनके हाथ देखिए, इनके हैंड गेस्चर्स आपको ज़्यादातर देखने मिलेंगे। तो डिफरेंट हैंड गेस्चर्स कैन बी, हम कहेंगे, सीन इन वाइल मीन्स परफॉर्मिंग कथकली। ये होने के अलावा हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दिस डांस फॉर्म कॉल्स फॉर स्ट्रेनस ट्रेनिंग तो लगेगी भाई, इतने सारे हैंड गेस्चर्स आप दे रहे हैं, मुद्राएं दे रहे हैं, नवरस एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि आप आई और आईब्रोज के मूवमेंट्स दे रहे हो, ऊपर से डांस भी कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत स्ट्रेनस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और आपको ये भी बता दूं कि जनरली ये जो कथकली था ये परफॉर्म किया जाता था ओपन एयर थिएटर्स में। पहले इसको ओपन एयर थिएटर्स में परफॉर्म करते थे, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ओपन एयर थिएटर्स जो थे उसमें मैट्स या फिर हम कहेंगे टेम्पल के प्रीमाइसेस में हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ों पे इसको परफॉर्म किया जाता था, और लश ग्रीन ट्रीज जो है केरला के, उनके बीच में टेम्पल प्रीमाइसेस में या फिर कुछ मैट डाल के ओपन थिएटर्स में परफॉर्म करते थे। आजकल इनको क्लोज थिएटर, ओपन थिएटर कहीं भी परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिशनली आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। ब्रास लैंप लगाए जाते हैं लाइटनिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही एक अलग सा एक हम कहेंगे कि एनवायरनमेंट बनाया जाता है। आप सोचिए, लश ग्रीन ट्रीज है, टेम्पल प्रीमाइसेस, मैट डाली है, ओपन एयर थिएटर है, ब्रास लैम्प्स लगे जिससे लाइटिंग हो रही है, नेचुरल सब कुछ लग रहा है। और जैसे ही डॉन का टाइम आता है, मॉर्निंग के पहले का टाइम डॉन का टाइम होता है, नाइट और मॉर्निंग के बीच का टाइम डॉन का टाइम होता है। तो जैसे डॉन आती है तो वैसे कंटिन्यूस साउंड ऑफ ड्रम्स बजाए जाते हैं, जिसे छेदा और मड्डला कहा जाता है। और ये समझ जाता है छेदा यानी हम कहेंगे कि बिगिनिंग एंड एंड मड्डला, तो ये इस दोनों के वक्त बहुत कंटिन्यूस साउंड ऑफ ड्रम बनाया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है कथकली। कथकली जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया था, फायर दिखाता है वो, सेकंड इसमें बताया था अर्थली दिखाता है, यहाँ पे स्काई या एथर ये दिखाता है कथकली। गुरु कुंचुकुरुप, गोपीनाथ
कोट्टकल शिवारमन या फिर रीता गांगुली, ये सब इसके बहुत जाने माने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया कथकली, जो कि हम कहेंगे कि जैसे हमने पहला देखा भरतनाट्यम, दूसरा देखा कुचिपुड़ी और तीसरा है ये कथकली। 3 डांस फॉर्म के बाद हम जब 4th डांस फॉर्म में आते हैं तो ये है मोहिनीअट्टम। चलिए मोहिनीअट्टम को देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम जो है ये केरला का है। सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो डांस करते हैं वही बदल गए। पहले वहाँ पे मेल परफॉर्मेंस था, यहाँ पे फीमेल परफॉर्मेंस। अब अगर मोहिनीअट्टम के डांस करेंगे तो मोहिनीअट्टम नाम कहाँ से आया? तो मोहिनी नाम का एक अवतार था विष्णु जी का। अब हिंदुइज्म में कहानी कही जाती है। कहानी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में 2 मिनट में, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मोहिनी कौन थी। मोहिनी जो है ये एक ब्यूटीफुल वुमेन थी और अट्टम का मीनिंग होता है डांस। तो मोहिनी मीन्स ब्यूटीफुल वुमेन और अट्टम मीन्स डांस। तो केरला में ये दोनों चीज़ें एक कर दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी की कहानी है विष्णु जी से जुड़ी हुई। एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा राक्षस था, डेमन था, जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर जो था उसको शिवजी से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि आप जिस भी चीज़ को हाथ लगा दोगे वो भस्म हो जाएगी। वो भस्म यानी हम कहेंगे कि जल जाएगी। जिसको भी आप हाथ लगाओगे जल के राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी। ऐसा भस्मासुर को मिला था एक वरदान। अब ये उसने बहुत सारी तपश्चर्या की थी, उसके बाद उनको ये हासिल हुआ था। तो उसके बाद उसने क्या किया, भस्मासुर ने हर चीज़ को भस्म करना शुरू किया। वो भस्म करता गया और एक टाइम के बाद तो वो लॉर्ड शिवा जो है उन्हीं के पीछे भाग रहा था उनको भस्म करने के लिए। तो लॉर्ड शिवा जो थे वो एक केव में जाके यानी वहाँ पे रह गए केव में, ताकि भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। अब प्रॉब्लम ये था कि इसको कोई रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वरदान तो शिव जी ने दिया था। अब सब भगवानों ने मिलके विष्णु जो थे, लॉर्ड विष्णु, उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस भस्मासुर को बचाइए, क्योंकि विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 लोग हैं। तो ब्रह्मा ये क्रिएटर होते हैं, विष्णु प्रोटेक्टर होते हैं और महेश यानी शिवा जो होते हैं ये डिस्ट्रॉयर होते हैं। अब विष्णु हम प्रोटेक्टर हैं तो विष्णु प्रोटेक्ट करेंगे हमें भस्मासुर से, इसीलिए सभी भगवान ने विष्णु जी को बोला कि आप कुछ कीजिए। तो विष्णु जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन का रूप लिया जिसको कहा गया मोहिनी। उन्होंने मोहिनी का अवतार ले लिया और मोहिनी का अवतार लेने के बाद वो डांस करने लगे। कभी कभी देखिए आप कोई मूवी में डांस देख रहे हैं तो आपके पैर अपने आप हिलने लगते हैं या फिर हाथ हिलने लगते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक सुन रहे तो आप भी गाने लगते हैं, ये हम उसमें डूब जाते हैं। वैसे ही ये जो मोहिनी थी, ये मोहिनी ने इतना बेहतरीन डांस किया, इतना बेहतरीन कि जो भस्मासुर बैठ के उस डांस को देख रहा था वो उस डांस में खो गया। जब वो उस डांस में डूब गया तो वो भी नाचने लगा, वो मोहिनी के जैसे कुछ स्टेप्स करने लगा। सो मोहिनी ने एक स्टेप करते करते अपने खुद के सिर पे हाथ रख दिया। जब मोहिनी ने अपने सिर पे हाथ रख दिया तो भस्मासुर ने भी वो स्टेप को रिपीट किया, उन्हीं के साथ उस स्टेप को कॉपी किया और भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख दिया। और आपको पता है फिर क्या होगा कि भस्मासुर ही खुद भस्म हो जाएगा और भस्मासुर से पीछा छूट गया। इस तरह से ये कहानी चली है जिसमें विष्णु जी ने एक डांस परफॉर्म किया था और यही चीज़ के चलते एक डांस जो है वो है मोहिनीअट्टम, ये आया है। मोहिनीअट्टम की ये कहानी है, मोहिनी की ये कहानी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, आपकी किताबों में वो नहीं दी रहेगी बट ये कहानी आप ऐसे ही याद रख लेंगे। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मोहिनीअट्टम केरला का है। डांस ऑफ एन्चेंट्रेस, जिसे हम कहते हैं कि मोहिनी, ब्यूटीफुल वुमेन एंड अट्टम मीन्स डांस। एसेंशियली ये सोलो परफॉर्मेंस था जो वुमेन किया करती थी। अब मोहिनीअट्टम है, मोहिनी रूप ये वुमेन का तो थे, वुमेन ही इसे किया करती थी। अब धीरे धीरे ये चलता रहा, चलते गया। त्रावणकोर करके जो रूलर्स है उनके वक्त, त्रावणकोर में जो रूलर्स थे उनके वक्त ये बहुत आगे बढ़ा। बट त्रावणकोर जब ये डिक्लाइन होने लगा तो ये भी गायब होने लगा। उसके बाद मलयाली पोइट जो है VN मेनन, जिन्होंने केरला का एक और डांस जो था कथकली उसको भी ऊपर लाया था, वैसे ही मोहिनीअट्टम को भी उन्होंने फिर से रिवाइव किया। उन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ मिल के इसे रिवाइव किया और ये डांस फिर से रिवाइव हो गया। रिवाइव होने के बाद इसमें कुछ फीचर्स देखने हमें, तो ये जब हम फीचर्स पढ़ते हैं इस डांस के तो एक एक चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है। इसमें भरतनाट्यम, ऐसा देखा जाता है कि इसमें मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम और कथकली ये दोनों चीज़ें यहाँ देखने मिलती है। यानी ग्रेस और एलिगेंस देखा तो वो भरतनाट्यम का है और विगर यानी डांस ज़्यादातर देखा तो वो कथकली का है। यानी एक्सप्रेशन भरतनाट्यम जैसे और कथकली जैसा इनका डांस होता है।
यहाँ पे सबसे मेन इनका एक जो फीचर है वो ये है कि थंपिंग फुटस्टेप्स यहाँ नहीं होती है। फुटस्टेप्स बहुत ही जेंटल होती है, ऐसे थंपिंग नहीं की जाती है जोर जोर से, इसमें अपसेंस होता है थंपिंग फुटस्टेप्स का, और फुटवर्क जो होता है वो बहुत जेंटल तरीके से किया जाता है। ये करने के बाद जनरली यहाँ पे स्टोरी जो है विष्णु जी की वही बताई जाती है जो कि रिलेटेड टू मोहिनी है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इट हैज़ इट्स ओन नृत्य या नृत्य एस्पेक्ट्स लाइक क्लासिकल डांसेस, है ना। तो इसमें भी नृत्य है, लस्य है, जिसमें ब्यूटी और ग्रेस कहेंगे, इसमें लस्य ज़्यादा होता है, और जो तांडव है वो थोड़ा कम होता है, इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों का डांस है, फीमेल डांस है, तो एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे, फुटवर्क जेंटल होंगे, और एक्सप्रेशन ज़्यादा होने के कारण लस्य एस्पेक्ट जो है ये डोमिनेंट हमें देखने मिलता है। हेंस इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय फीमेल डांसर्स अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। इसमें म्यूजिक होता है, इसमें सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं। इसमें कॉस्ट्यूम का बहुत अलग सा इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है। वाइट और ऑफ वाइट कॉस्ट्यूम्स यहाँ पहनी जाती है, प्रिंसिपल कलर से इनके, और गोल्ड कलर के ब्रोकेट डिज़ाइन होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है, ये वाइट, ये और यहाँ ऑफ वाइट या वाइट कलर के आपको यहाँ पे, और गोल्डन कलर के यहाँ पे देखिए, गोल्डन यहाँ पे रॉकेट देखने मिल रहे हैं। इस तरह से इनका एक कॉस्ट्यूम होता है। ये कॉस्ट्यूम यहाँ पे एक अलग सा एक कॉस्ट्यूम भी देखने मिलता है इसमें, और उसके अलावा यहाँ फेशियल मेकअप नहीं है, जैसे आपको ज़्यादा वैसा वाला जैसे आपने कहा देखा था, तो आपने कथकली में देखा, कथकली जैसा यहाँ बहुत नॉर्मल सा मेकअप है, वैसा एलोबरेट फेशियल मेकअप आपको नहीं देखने मिलता है। इसके साथ साथ डांसर जो होते हैं लेदर स्ट्रैप विद बेल्स यानी घुंघरू पहनते हैं एंकल्स में, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो इनके एंकल में देखिए आपको घुंघरू पहने हुए दिख रहे हैं, तो एंकल में घुंघरू पहनते हैं। लेदर स्ट्रैप होता है जिसमें घुंघरू लगे, डांस करते वक्त घुंघरू जो है ये यहाँ पे उनकी आवाज़ आती है इनके स्टेप्स के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे हम कहेंगे ये एयर दिखाता है, जैसे मैंने आपको कहा कोई अर्थ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, यहाँ पे एयर दिखाया जाता है। एयर के साथ साथ अत्वकूल या फिर अत्वूज जो होते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 40 बेसिक डांस मूवमेंट्स। तो या अत्वकूल कभी आपको आता है, क्या होता है अत्वकूल, यानी 40 ऐसे बेसिक डांस मूवमेंट्स होती है जो रिलेटेड टू मोहिनी अट्टम होती है। उन 40 को मिलके अत्वकूल या अत्वूज कहा जाता है। एकदम बेसिक मूवमेंट्स जो कथकली की होगी, मोहिनी अट्टम की होगी वो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ यूज़ होते हैं वो होते हैं सिम्बल, वीणा, ड्रम्स, फ्लूट्स। वीणा तो आपको पता है इस तरह से होती है, इस तरह से, और इसको स्ट्रिंग्स होते हैं उसे बजाते हैं। ड्रम्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, और फ्लूट आपको पता है बांसुरी, और सिम्बल्स यानी हम कहेंगे कि जो ऐसे ये दिखते हैं ना, एक दूसरे को लगाते हैं तो बजाते हैं, जैसे भजन चल रहा है तो भजन के वक्त वो होते हैं, है ना, जिसको यानी भजन के वक्त आपने लोगों के हाथ में देखी होंगे सॉलिड। हम इनको जब म्यूज़िक में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स तो उसमें आपको मैं बताऊंगा वो कैसे होते हैं। सो जैसे ड्रम के ऊपर कुछ प्लेट्स होती है, उस तरह के प्लेट की तरह बस हाथ में होते हैं छोटे से, उसको एक दूसरे पे हिट करते हैं जिससे वो बजते हैं, उसे सिम्बल्स कहा जाता है। तो वो सब यहाँ यूज़ होते हैं। सुनंदा नायर, कालमंडलम केशवती हो गया। उसके अलावा हम कहेंगे माधुरी अम्मा और जया प्रभा मेनन, ये इसके बहुत बड़े और जाने माने इनके आर्टिस्ट है जो कि मोहिनी अट्टम को परफॉर्म करते हैं। तो सुनंदा नायर आप देख रहे हैं, कलामंडलम क्षेवमावती ये हो गए। उसके अलावा हम कहेंगे कि माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। ये हो गए क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम, हम कह सकते हैं एक तरह से साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ के बाद अभी ये साउथ के यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 4 महीने आपको बताया। देखिए पहला जो आता है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। सेकेंड है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं भरतनाट्यम, हमने पढ़ा। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। उसके बाद जो हमने पढ़ा सेकेंड वो था कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था कथकली, जो कि फिर से केरला का है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो था मोहिनी अट्टम, जो फिर से केरला का है। और इसके बाद जो 4 बचे हैं उसमें आते हैं ओडिसी, जो उड़ीसा का आता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो, जैसे कि पहले हमने कुछ नाम देखे थे उसकी सीक्वेंस में बताता, तो मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। अब ये साउथ के नहीं है। उसके बाद हमें जो देखना है वो है कथक, जो कि यूपी का है। नेक्स्ट
जो है वो आएगा, वो होगा सत्तरिया, जो कि आसाम का है। तो ये चार जो अभी हमने पहले देखे हैं, ये है चारों साउथ के। तो साउथ के बाद हम अब ओडिसी को हमें पढ़ना है। सो चलिए ओडिसी को पढ़ लेते हैं, फिर ओडिसी को पढ़ के हम रुक सकते हैं, ठीक है। एक साथ बहुत सारा भी पढ़ोगे तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, बट ओडिसी इसीलिए पढ़ा दे रहा हूँ आपको कि ओडिसी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक नई चीज़ याद आएगी। एक चीज़ याद आने वाली है आपको ओडिसी में, ये वाली पोज, ये है डांसिंग गर्ल वाली पोज, जिसको कहा जाता है त्रिभगा पोज। ओडिसी, ओडिसी की बात करें तो आपको एक जगह पता है, उदयगिरी, खांडगिरी। उदयगिरी खांडगिरी क्या है आप बताएं। और हमने यस, और केव्स जो हमने पढ़ा है, केव्स जो हमने पढ़ी है कहाँ पे, तो आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। तो ओडिशा में उदयगिरी खांडगिरी केव्स है, ये आपको पता है। और कौन से रिलीजन से रिलेटेड ये केव्स है? यस, वेरी गुड, जैनिज्म से रिलेटेड ये केव्स है, ये भी मैंने आपको तब बताया था। जैनिज्म से रिलेटेड वो केव्स है। क्या खारवेला रूलर के वक्त ये था या कलिंगा रूलर के वक्त? खारवेला है ना, खारवेला जो है उनके वक्त का ये है। तो जैनिज्म वाली केव्स है, जैन मॉन्क्स से रिलेटेड केव्स है। तो उदयगिरी खांडगिरी केव्स जो है वहाँ पे ओडिसी डांस परफॉर्म होते हुए हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। डांस फॉर्म जो है इसका नाम ओडिसी कहाँ से आया, तो ओड्रा नृत्य था। ओड्रा नृत्य, ओड्रा नृत्य से ये वर्ड आया। ओड्रा नृत्य ये नाट्य शास्त्र में, देखिए मैंने आपको बोला कि क्लासिकल डांस फॉर्म बनना है तो नाट्य शास्त्र में वैसे तो आप होने चाहिए, इतने पुराने आप होने चाहिए कि नाट्य शास्त्र में भी आपसे रिलेटेड चीज़ें। तो नाट्य शास्त्र में लिखा है ओड्रा नृत्य। ओड्रा नृत्य होने के साथ साथ इसको जो लोग परफॉर्म करते थे इस नृत्य के, इन्हों महारीज कहा जाता था पहले। महारीज, महारीज इसे परफॉर्म करते थे। और जैन किंग जो थे खारवेला, उनके वक्त ये महारीज उन्होंने रखे थे। खारवेला जैन किंग ये महारीज को के जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते थे डांसर्स के। उसके अलावा धीरे धीरे वैष्णविज्म आने लगा। वैष्णविज्म आने लगा तो फिर रिलीजन ही यहाँ पे हिंदुइज्म वाला आने लगा, इसीलिए महारीज वाला जो ट्रेडिशन था ये गायब होने लगा। गायब होने के बाद यहाँ क्या किया गया कि लड़कियों को डांस नहीं, यहाँ पे पहले लड़कियाँ डांस करती होगी, तो यहाँ पे क्या किया गया कि यंग बॉयज को रिक्रूट किया। धीरे धीरे जब वैष्णविज्म आया तो वैष्णविज्म में यंग बॉयज को लाया और उन्हें फीमेल की तरह ड्रेसेस पहना दिया गया। फीमेल की तरह ड्रेसेस पहनाने के बाद उन्हें डांस परफॉर्म करने लगाए गए और इनको गोतीपुआज कहा गया। गोतीपुआज यानी वो लोग जो लड़के होते हैं, यंग लड़के, जिनको यहाँ पे लड़कियों का एक तरह से हम कहेंगे कि कॉस्ट्यूम पहना गया, वो लड़की जैसे लग रहे हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं लड़की जिस तरह से लड़कियाँ डांस करती थी वो वाला। तो ये होने लगा। तो बाद में ये नर एक इसको फिर कोर्ट में परफॉर्म करने दिया जाने लगा, जिसको नरताला कहा जाता है। नरताला यानी कोर्ट, रॉयल परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस इन रॉयल कोर्ट्स, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। इस तरह से आता है ओडिसी। ओडिसी उदयगिरी खांडगिरी केव से रिलेटेड है। ओड्रा नृत्य है, नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। प्राइमरी महारीज परफॉर्म करते थे जैन किंग खारवेला के अंडर। वैष्णविज्म आया, महारी सिस्टम खत्म हो गया। यंग बॉयज़ को लाया गया जिनको कहा गया गोतीपुआज, और बाद में ये रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाने लगा। पहले केव से निकल के रॉयल कोर्ट में है, जिसे कहा गया नरतला। नरतला जो है ये होता है इनका रॉयल कोर्ट में होने वाला परफॉर्मेंस। अब ये सब होने के बाद ये हो गए इसके बेसिक्स, ये हो गए इसके बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं, वो रहेगा फीचर्स ऑफ ओडिसी। यहाँ पे आप कुछ डांसर्स देख रहे हैं जो इसे परफॉर्म करते हुए आपको दिख रही है, और इसमें देखिए बहुत अलग सी आपको कुछ स्टेप्स देखने मिल रही है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें देखने की हम कोशिश करते हैं। सो फीचर्स अगर हम बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की तरह ही दिखता है, क्योंकि इसमें मुद्राएं और पोस्चर्स देखिए, भरतनाट्यम की तरह मुद्राएं और पोस्चर्स भी आपको देखने मिलती है। हाथ से यहाँ पे मुद्राएं की जाती हैं और अलग अलग पोजेस दिख रही है। पोजेस यहाँ बहुत सारी है, पोजेस यहाँ इतनी सारी हैं कि मानो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ मूर्तियों को रखा जा रहा है यहाँ से वहाँ। तो ये मोबाइल स्कल्पचर की तरह लगते हैं, ऐसे लगता है कि मूर्ति है जब इनकी फ़ोटो आप खींचो। इतने पोजेस इस डांस में होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें मेन पोज जो है वो त्रिभागा पोज यहाँ यूज़ होती है। त्रिभागा पोज को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के डांसिंग गर्ल में देखते हैं। मैंने आपको बताया त्रिभागा पोज पे क्वेश्चन भी आया। त्रिभागा पोज की बात करें तो एक हाथ इस तरह से रखा है, इसको बेंट रखा है, दूसरा हाथ जो है उसे हिप पे रखा जाता है और यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी कर्व रखी जाती है। ये हो जाता है आपका त्रिभागा पोज। त्रिभागा पोज जो है
ये इसका बहुत फेमस त्रिभागा पोज रिलेटेड टू हम कहेंगे मेन जो डांस है वो रहेगा आपका ओडिसी। ओडिसी के अलावा यहाँ पे त्रिभागा पोज के अलावा यहाँ एक चौक पोस्चर है। चौक पोस्चर में हाथ को स्प्रेड आउट किया जाता है पूरा मस्कुलिनिटी दिखाने का। हाथ को आप एकदम स्प्रेड करोगे तो मस्कुलिनिटी दिखेगी। सो हाथ को पूरी तरह से स्प्रेड किया जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है वैसे नहीं दिखेगा। अब एक इमेजिन कर लीजिए कि आपने हाथ को पूरा स्प्रेड कर दिया है। ये चौक पोस्चर कहा जाता है। ड्यूरिंग डांस लोअर बॉडी जो होती है वो ज़्यादातर एक्सक्यूज मी स्टैटिक देखने मिलती है और मूवमेंट टोर्सो का होता है, यानी बॉडी टोर्सो आप यहाँ से है ना, यहाँ से ऊपर की जो बॉडी होगी इसमें मूवमेंट होगा और नीचे के जो है वो एक तरह से हमें कम यूज़ होते हुए दिखता है। तो डांस करते वक्त लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादातर स्टैटिक ही दिखती है और ऊपर के पार्ट में ज़्यादातर मूवमेंट आपको देखने मिलते हैं। हैंड गेस्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हैंड गेस्चर के थ्रू ही यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस भी दिखाए जाते हैं। एक्टिंग और ये सब हैंड गेस्चर्स के थ्रू ही समझा जाता है। अब ये होने के साथ साथ ग्रेसफुलनेस बहुत है, सेंशुअलिटी और ब्यूटी बहुत है। आप इनके जो एक्सप्रेशंस इसमें देख ही रहे, सेंशुअलिटी है, ग्रेस है, ब्यूटी है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस ओडिसी। डांस जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं अलग अलग बॉडी के साथ। इतने शेप्स बनाए जाते हैं कि समझ जाओ कि मोबाइल स्कल्पचर यानी चलती फिरती मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स है। यहाँ खड़ी है, फिर वहाँ खड़ी है, फिर इस पोज में खड़ी है, फिर उस पोज में खड़ी है, लाइक दैट। ये सब हमें मोबाइल स्कल्पचर की तरह दिखते हैं। उसके बाद आपको इनके कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ। एलिमेंट्स की अगर बात करें ओडिसी की तो ये पहला आता है मंगलाचरण। मंगलाचरण की अगर बात करें तो ये बिगिनिंग होता है। यहाँ पे फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना भरतनाट्यम में, है ना। तो भरतनाट्यम में जैसे कि हम उसको देख रहे थे, जो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू की तरह यहाँ पे अगर हम आते हैं सो यहाँ पे हमें देखने मिलता है दैट इज़ मंगलाचरण। मंगलाचरण में मदर अर्थ को यहाँ पे प्रे किया जाता है, उनको ब्लेसिंग्स ली जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं बाटू नृत्य। बाटू नृत्य की अगर बात करें तो ये डांस होता है जिसमें त्रिभागा और चौक पोस्चर जैसे पोज देखने मिलते हैं, तो ये डांस होता है। पल्लवी अगर आएंगे तो वहाँ पे हमें देखने मिलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, और फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो सॉन्ग की तरह, सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं थारीजम। थारीजम जो है ये प्योर डांस होता है। कभी भी कोई भी डांस खत्म होने के पहले प्योर डांस करके उसे कंक्लूड किया जाता है, खत्म किया जाता है। एकदम सिर्फ डांस 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 होगा, कुछ भी नहीं एक्सप्रेशन और कुछ नथिंग, सो सिर्फ डांस, ये होता है थरीजम। तो कंक्लूडिंग आइटम जो थरीजम है उसमें दो तरह से कंक्लूड होता है। एक तो हो जाता है कि मोक्ष हासिल हो गया, ऐसा समझ जाइए कि जो डांसर था उसको मोक्ष हासिल हो गया है। मोक्ष हासिल हो गया यानी वो हम कहेंगे कि जो कि ये हो चुका है फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ, उसको मुक्ति मिल चुकी है, वो रिलीज हो चुका है इन साइकिल से, तो उसे कहा जाता है मोक्ष। जिसको अगला जन्म मिलता है उसको कहा जाता है कि उस मोक्ष हासिल नहीं हुआ। मोक्ष हासिल जिसको हो गया उसको अगला जन्म उसका होता ही नहीं है। तो एक तो क्या होगा कि जॉयस मूवमेंट होती है जिसमें दिखा गया है कि लिबरेशन हो चुका है, अब आप निकल चुके हो बाहर इस साइकिल से। और दूसरा दिखाया जाता है कि त्रिखंड मजूरा। त्रिखंड मजूरा यानी जिसमें आपको मोक्ष नहीं मिला है, आप सिर्फ वहाँ से जा रहे हो, लीव ले रहे हो, जस्ट टेक लीव फ्रॉम गॉड, ऑडियंस एंड स्टेज, यहाँ से वो लीव ले लेता है। इसको त्रिखंड मजूरा कहा जाता है। तो त्रिखंड मजूरा हो गया और दूसरा हो गया मोक्ष। ये हो गए दो कंक्लूडिंग आइटम। कंक्लूडिंग आइटम्स के साथ यहाँ पे अब नॉर्थ की तरफ आप, यानी नॉर्थ नहीं बोलूँगा, भले ही होगा ओडिशा जो है, ओडिशा वो ईस्ट में होगा बट फिर भी साउथ से ऊपर है, इसलिए हम कहेंगे नॉर्थ साइड में। तो ऊपर की जो साइड है नॉर्थ साइड, जैसे नीचे मैंने आपको बताया कि कार्नेटिक म्यूज़िक है, ऊपर जो म्यूज़िक होगा वो होगा हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो यहाँ से आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक वाले डांसेस देखने मिलते हैं। तो यहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक होगा। इंस्ट्रूमेंट जो इसमें होगा वो, अब आपको ये टेंशन नहीं लेना कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता क्या है। मैं आपको म्यूज़िक जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक ये सब पढ़ाने वाला हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट जो इसमें होते हैं, हाँ मंजीरा आपको याद आ गया, सिंबल जैसे मैंने आपको बताया भजन करते वक्त जो बजाते हैं। पखवाज होता है जिसे ड्रम कहते हैं, ड्रम्स की तरह होता है, पखवाज भी वैसे ही दिखता है। सितार होती है ना, सितार आपको बता ही दिया किस तरह से। फ्लूट आपको पता ही है जिसे बांसुरी कहते हैं। डांसर या एलिमेंट ऑफ वाटर दिखाते हैं, जैसे पहले इसमें हमने देखा था वहाँ फायर था, सेकंड इसमें अर्थ था, थर्ड इसमें एयर था, फोर्थ इसमें वाटर, इसमें वाटर है ना। तो हर एक इसमें तो नहीं बट इसमें आपको ये देखने मिलते हैं वाटर। अब लिरिक्स कौन से होते हैं, कौन सी कहानियों पे डांस किया जाता है, तो गीता गोविंद पे किया जाता है जो जयदेव ने लिखा है। गीता गोविंद में अगर हम देखेंगे तो श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ कहानियाँ जिसे गीता गोविंद कहते हैं। दूसरी बात, वुमेन डांसर जो होते हैं वहाँ पे इनकी अलग अलग हेयर स्टाइल, सिल्वर ज्वेलरी, लॉन्ग नेकलेस, ये सब देखने मिलता है। देखिए आप
है ना, लॉन्ग नेकलेस है इनके गले में, सिल्वर ज्वेलरीज है, इनके हेयर स्टाइल्स अलग अलग है, काफ़ी सारे इस तरह से वो चीज़ें वेयर करते हैं। ये होने के साथ इसके जाने माने जो आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मर्स है, उसमें से हम देखते हैं कि गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण मोहपात्रा, सोनल मानसिंह, शारॉन लोवेन, ये यूएसए के बहुत अच्छे से करते हैं, यूएसए के होके भी ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। और मायला बारवी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से इसे परफॉर्म करती है, जो कि अर्जेंटीना की है। तो शारॉन लोवेन हो गया, मायला बारवी हो गया, ये सब भी लोग इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और ये डांस फॉर्म को कहा जाता है ओडिसी। सो ये हो गया ओडिसी। ओडिसी के बाद हमें अभी मणिपुरी, उसके बाद हम देखेंगे कथक, और थर्ड हमें देखना है सत्रिया। इतने डांस फॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने हैं। फिर हम फोक डांसेस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इतनी चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पढ़ ली है। सो ये पढ़ने के बाद अभी आपको कुछ चीज़ें मैंने बताना था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लेते जो जो हमने पढ़ा, फिर हम वो चीज़ें भी देख पाएंगे। देखिए, हम बैकग्राउंड में हैं। बैकग्राउंड में जब आते हैं तो भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्य वेद, नाट्य का मीनिंग, लस्य क्या होता है, तांडव क्या होता है, नृत्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, नाट्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है। तीन चीज़ें हमने पढ़ी। हमने नवरस देखे, जिसमें श्रृंगार, रौद्र, विवित्सा, वीर, शांत, हास्य, करुणा, भयानक, अद्भुत, ये सब हमने देखे। उसके अलावा हमने क्लासिकल डांस फॉर्म 8 तरह के होते हैं, ये भी देखे। 8 तरह में से हमने आज 5 फॉर्म्स पढ़े, जिसमें हमने भरतनाट्यम पढ़ा, जो कि तमिलनाडु का था। इसमें कुछ फीचर जैसे अल्ला रिप्पू जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पद्म, जावली, थिल्लना, ये सब देखा। कुचिपुड़ी जो होता है ये आंध्र प्रदेश का था, जो हमने देखा। इसके पीछे की कहानी हमने पढ़ी, कहानी इसका नाम कैसे आया वो पढ़ा। वो देखने के साथ कुछ फीचर्स पढ़े, जैसे कि इसमें भी हमने कुछ चीज़ें देखी कि यहाँ पे सब कुछ होता है, जैसे कि मंडुक, शब्दम, तरंगम, चलचित्र नाट्यम, ये सोलो परफॉर्मेंस भी इसमें देखे जाते हैं, ये भी हमने देखा। 16 कथ अगर कहेंगे या पाठ अक्षर कहेंगे तो ये नृत्य पाठ होता है। कावुत्वम अगर हम कहेंगे तो नृत्य पाठ होता है। कुचिपुड़ी के बाद हम कथकली में आए। कथकली जो है ये केरला का है। केरला का होने के साथ साथ ये इसके बारे में हमने देखा, कलर्स का अपना एक महत्व होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी। मोहिनी अट्टम हमने पढ़ा, जो कि फिर से केरला का है, बट वो जो पहले था वो मेल डांस था और ये फीमेल डांस है, ये हमें पता चला, जो विष्णु जी से जुड़ा हुआ है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बाद हमने ओडिसी पढ़ा। ओडिसी जो है ये ओडिशा का है, ये भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ये पता चलने के बाद इसमें हमने देखा इसकी कहानी क्या थी, कुछ फीचर्स हमने देखे, जैसे कुछ एलिमेंट्स भी देखे, मंगलाचरण, बराटू नृत्य, जैसे आपको फीचर्स एलिमेंट्स देखने मिलते हैं भरतनाट्यम में, बाकी आपके बीच में नहीं देखने मिले कुछ एलिमेंट, वैसे ओडिसी में भी देखने मिलते हैं, इसलिए ये लगभग एक तरह से सिमिलर ही लगते हैं। मंगलाचरण होता है, बाटू नृत्य होता है, पल्लवी होता है, थरिजाम होता है। उसके अलावा कंक्लूडिंग आइटम में मोक्ष और त्रिखंड मजुरा होता है। त्रिखंड मजुरा, ये होने के बाद हमें मणिपुरी अगले इसमें स्टार्ट करना है। सो यहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ी। तो एक बार बता दीजिएगा, यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हैं? यस यस, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको क्लियर हो गई है। सो इसके बाद हम अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मुझे बताना था कि 2 महीने की स्ट्रेटेजी एंड ऑल। सो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सो जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर जो है उसे बंद कर देता हूँ और कैमरा को ऑन करता हूँ। ओके, सो हाँ, तो आपको अभी मैं ये स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके पास 2 महीने हैं। शुरुआत यहाँ से कि यू हैव 2 मंथ्स, अगर तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अभी इम्पोर्टेंट है। अब आप कोई नई चीज़ तो अभी फ़िलहाल पढ़ नहीं सकते, आपको तो ये पता है। और जो भी आपको पढ़ना है वो मेन जो सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जिनका वेटेज अच्छा है, उसे पढ़ना है। सो मैं आपको कहूँगा कि मेन सब्जेक्ट समझ जाइए, जैसे कि आपको हिस्ट्री, वेटेज वाले सब्जेक्ट, हिस्ट्री तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, उसके अलावा हम कहेंगे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट्स हो गए। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो भी होगा उसको मैं आपको ये बता दूंगा कि उसके लिए आप करंट अफेयर से कवर कर लो, उसको फ़िलहाल अलग से पढ़ना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप अलग से उसको पढ़ो। सो इसमें मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। अब देखिए, हिस्ट्री की अगर बात करें तो आपको इन चीज़ों को किस तरह से रीड करना है। हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये आपको प्री में पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर का तो अभी आपका कवर हो ही जाएगा, तो आपको उसको पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है।
आप अगर एंशियंट पढ़ोगे या फिर हम कहेंगे कि आप अगर मिडिवल पढ़ोगे या मॉडर्न पढ़ोगे। अब एंशियंट पढ़ते वक्त आपको, आपने जो भी बुक यूज़ करने, जैसे मैंने आपको लगाई थी यूट्यूब पे भी आपको बताया था कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो यू हैव टू रेफर ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी के साथ आप मेरे वीडियोज जो है उसको आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। अगर आप वो वीडियो देख लें, हाँ, बोथ फॉर मेंस एंड प्री, दोनों के लिए आपको वही स्टैंडर्ड बुक से जो यूज़ करनी है, उसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। और मेंस के क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिए, एंशियंट और मिडिवल के आर्ट एंड कल्चर से ही आते हैं, तो आपको उसको तो प्री के अकॉर्डिंग, प्री से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है आपको उनके। तो एंशियंट और मिडिवल की अगर मैं बात करूँ, तो एंशियंट और मिडिवल की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ओल्ड। ओल्ड एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा ने लिखी हुई है, और मिडिवल की जो होती है वो सतीश चंद्र ने लिखी हुई है। और आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और या फिर मेरे वीडियोस, ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये होने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, सो आपको क्या करना है कि अब तक आपके पूरे करंट अफेयर्स कवर हुए हैं कि नहीं, ये देखना है। जैसे मैंने बताया, मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 11, अगर टाइम नहीं होगा तो 11th की दोनों एनसीईआरटी पढ़ लो, टाइम कम होगा तो। एक इंडिया फिजिकल और एक है फिजिकल, है ना, तो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एक होता है और एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी होता है। ये दो एनसीईआरटी पढ़ लेना फिलहाल आप, क्योंकि टाइम कम होता है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो भी हम कहेंगे मेनली तो करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक्स की जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते होंगे, चाहे वो हम कहेंगे कि जैसे कौन सी है वो, रमेश सिंह ये ना जो आप पढ़ते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स की। हाँ, तो रमेश सिंह अगर आप पढ़ते हैं तो रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो लोगों ने मेरी इकोनॉमिक्स का बैच किया है, वो लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैंने वहाँ पे बताया है, उसके साथ सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है। अदरवाइज आपको रमेश सिंह, ये एक बुक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में याद रखना है कि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो भी कंसेप्ट, जो भी टर्म्स करंट अफेयर में रही है वो आपको अच्छे से कवर करना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए, और टाइम कम होगा तो आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स के, और उसके साथ करंट अफेयर पढ़ लीजिए। बजट अच्छे से पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे का अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे का वैसे मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सो आपको बजट तो मैंने वीडियो में कवर करा ही दिया है, तो वो वीडियो आपके जितनी चीज़ें मैंने उस बजट में बताई उतनी भी आपने पढ़ ली तो भी सफिशियंट है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का ये हो गया। इकोनॉमिक्स के बाद करंट अफेयर्स अच्छे से याद रखना। पॉलिटी के लिए आपको एक एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। अगर मैंने जैसे मैं पॉलिटी की बैच शुरू करता हूँ, और अगर आप पॉलिटी की बैच ज्वाइन करते हो तो आपको फिर कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेरे साथ साथ जितनी चीज़ें रहेगी उतनी पढ़ना होगा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तो भी चलता है। करंट अफेयर्स बस इतना पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स। आर्ट एंड कल्चर तो अभी आपका कवर होगा, उतना ही आपको पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया। एनवायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, रेफरेंस बुक मानी जाती है, उसको आप पढ़ोगे अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। वो होने के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ने के बाद आपको, अब आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, इकोनॉमिक्स आपको बता दिया, एनवायरनमेंट बता दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के साथ साथ ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस को फिलहाल आप नए से मत पकड़िए, अब क्वेश्चन आते हैं बट बहुत नहीं आते। करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस के देखे जाते हैं, सो ये आपको पढ़ने हैं। इसके साथ और कौन सा सब्जेक्ट बचा है? पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हो ही गया मेरे ख्याल से सभी। करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो फिलहाल आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं। वैसे देखा गया तो क्वेश्चन 3 साल के से भी आते हैं, 2 साल से भी आते हैं, या फिर 1 साल में भी आते हैं, बट हम ये कहेंगे कि 80% क्वेश्चन पिछले 1 साल के हैं, 10-15% क्वेश्चन पिछले 2 साल के हैं, और 5% या 10% क्वेश्चन पिछले 3 साल के। तो हमें हर एक क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको पता है प्री में आपको जनरली अटेम्प्ट करने होते हैं वो है 85 to 90 क्वेश्चंस। अब उसके लिए आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे तो वो तो सुसाइड हो जाएगा, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाएगा, खुदकुशी करने के बराबर है वो, अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। और कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर पता है, इसलिए आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, इसमें कट ऑफ निकलेगा। अब ये चीज़ों के साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि ये होने के अलावा इसमें स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी। तो 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ अब लिख के कि किस तरह से होगा। तो कौन से इसके लिए क्या क्या पढ़ना है फिलहाल का, इतना मैंने आपको बता दिया। स्क्रीन दिखने के बाद एक बार मुझे स्क्रीन दिख रही है तो ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यस, स्क्रीन दिख रही है।
यस, ओके, चलिए थैंक यू। सो यहाँ पे आप देखो कैसा है कि अब टाइम को कैसे बांटना पड़ेगा कि कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट्स आपको पता है कि अभी आपको सब्जेक्ट्स पता है कि सब्जेक्ट्स है जैसे अभी मेन हमने जो पकड़े कि वो 5 सब्जेक्ट या फिर 6 सब्जेक्ट होंगे करंट अफेयर्स और ये सब देख के भी। सो ये सब, एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट, है ना। तो हाँ, सो ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि उनके लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक है आपको पढ़नी है, तो मैंने बताया। उसके अलावा आपको डेली क्या करना है। अभी फिलहाल ये प्री का टाइम रहेगा तो आपको ज़्यादा आपने मेंस के क्वेश्चन नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट आपको मेंस के क्वेश्चन लिखना तो चाहिए ही, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। तो आप 2-3 मेंस के क्वेश्चन डेली लिख सकते हो। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज, फिलहाल 1 मंथ तक आपको एमसीक्यू जो सॉल्व करने हैं वो 30 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और उसके बाद 2 मंथ्स, जब 1 महीना बचेगा लास्ट मंथ, तो उसके 15 डेज तक आप 50 कर दीजिए डेली के एमसीक्यू। उसके बाद जब 15 दिन बचेंगे, 15 दिन जब बचते तो इसमें आप फुल लेंथ यानी 100 एमसीक्यूज को डेली सॉल्व कीजिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिलहाल आप 30 एमसीक्यूज पे आओगे, फिर 1 महीने बाद आप 15 दिन के लिए 50 एमसीक्यूज, फिर 15 दिन के लिए 100 एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज जो आपके होंगे इसमें से कंपल्सरीली 10 एमसीक्यूज आपके करंट अफेयर्स से होने ही चाहिए। करंट अफेयर्स के 10 और 20 ये आपके देखेंगे जनरल स्टडीज़ के आपको पढ़ने, स्टैटिक पोर्शन के। उसके साथ साथ ये 50 जो होंगे इसमें भी आपके 15 to 20 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के होने ही चाहिए। ये 100 जो होंगे फुल लेंथ वाले, फुल लेंथ में भी आपके कुछ एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के होने ही चाहिए। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। तो ये आपको ये करना है डेली, और 2-3 आप मेंस के आंसर लिख सकते हो। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आप लोगों के करंट अफेयर्स के कुछ टाइम छूट जाए। करंट अफेयर्स की बात करें तो वैसे तो प्रिपरेशन के दौरान डेली आपको पढ़ने चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू करंट अफेयर्स। अब क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आपने पूरे साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े। फिर आप क्या करते हो कि मैगजीन पढ़ते हो। अब मैगजीन पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। मंथली मैगजीन, मंथली कोई भी पब्लिकेशन की आप मैगजीन पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे कैसा है कि वो हर महीने पढ़ी है तो अच्छा है। ये जो मैगजीन होती है आजकल जो बनाते हैं, इसमें सभी चीज़ें कवर करते हैं ये मैगजीन में। इसमें बहुत रेफरेंस लिए जाते हैं, जैसे हिंदू, यानी हम कहेंगे न्यूज़पेपर भी इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें योजना जैसी कुछ मैगजीन्स भी आ जाती है, यानी योजना और ये सब जैसी मैगजीन्स भी आ जाती है। इसके अलावा बजट हो गया, या फिर हम कहेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हर चीज़ मैगजीन में कवर की जाती है। अब ये भी आपने हर महीने नहीं पढ़ी है तो आप क्या करते हो फिर कि आप अचानक से उठा लेते हो पीटी 365। बट पीटी 365 आपको ये बता दो कि पीटी 365 से आपको हर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटी 365 सिर्फ आपको ये रिवीजन के पर्पस के लिए, ऐसा समझ जाइए। जिन लोगों ने पूरे साल तक मंथली मैगजीन्स को पढ़ा है वो लोग ही पीटी 365 को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पीटी 365 ये एक समरी की तरह या रिवीजन के पर्पस के लिए होगी पूरे 365 डेज की, जिसमें करंट अफेयर्स दिए होते हैं। मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। अब आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको मंथली मैगजीन्स तो पहले पढ़ना ही होगा, कुछ भी करके आपको पढ़ना होगा। डेली आपको टाइम दे के पढ़ना होगा। जो आपने पिछले कुछ मंथली मैगजीन्स छोड़ दिए उनको, क्योंकि आपने अगर डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पिछले साल भर के रोज़ के न्यूज़पेपर उठा के रोज़ के आप पढ़िए। अभी तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मंथली मैगजीन पढ़िए और एग्जाम के कुछ टाइम पहले पीटी 365 से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ये आपको करना होगा। स्ट्रेटेजी आपकी मेनली ये रहेगी, जैसे मैंने बताया 1 मंथ तक 30 एमसीक्यूज डेली, 15 डेज उसके बाद 50 एमसीक्यूज, 15 डेज उसके बाद जो आ रहे हैं उसमें आपको हम कहेंगे 100 एमसीक्यूज। इस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ साथ जीएस जो अभी आप पढ़ोगे वो एक एक बुक से ही पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक एक रेफरेंस बुक बता दी, उन्हीं से आपको कवर करना है। कवर करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेंस के आंसर लिखना है तो वो ज़्यादा फिलहाल नहीं लिखना है, 2-3 मेंस के आंसर आपको बस लिखना ही है। हाँ, यस। एमसीक्यू का क्या है कि एमसीक्यू तो आपको ऑनलाइन वैसे कहीं भी मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे कि टेस्ट सीरीज रिलेटेड टू यूपीएससी, ये वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स के तो स्टैटिक पोर्शन के तो किसी भी इसमें से सॉल्व कर लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट हाँ, करंट अफेयर्स के जैसा आपने पीडीएफ भी डाला, टेस्ट सीरीज रिलेटेड टू यूपीएससी पीडीएफ डाले तो भी बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज़ के। करंट अफेयर की अगर बात है तो काफ़ी सारी साइट्स है, जैसे कि इनसाइट ऑन इंडिया है, इनसाइट ऑन इंडिया जैसे कुछ साइट्स है जो करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर हम कहेंगे कि
और भी है शायद मेरे ख्याल से, जैसे कि जीके टुडे या ऐसी कुछ साइट्स है, बट इनसाइट ऑन इंडिया पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सो वो वहाँ से आप उसको देख के वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। 10 एमसीक्यूज तो डेली के वहाँ पे आराम से आपको मिल ही जाएंगे। सो इस तरह की कुछ साइट्स है जो आपको प्रोवाइड करती है एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड। तो वो साइट से वो एमसीक्यूज को पढ़ने की यानी उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। स्टैटिक वाले तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। बस करंट अफेयर के लिए इनसाइट ऑन इंडिया एटसेट्रा जैसे कुछ साइट्स हैं जिस पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये आपको फिलहाल अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम बहुत ही कम है और आप नहीं कवर कर पा रहे हैं एंशियंट और मिडिवल की एनसीईआरटीज़, तो आप एक काम कीजिएगा, जिन लोगों ने मेरे यानी जिनको देखना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको देखना ही है कंपलसरीली, है ना, तो उसकी मैं कोई ऐड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप देखिए ही। आपके बेनिफिट के लिए अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो आप मेरे वीडियोस देख लो, एक शॉर्ट में आपका निपट जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। और वीडियोस के साथ अगर कोई बुक पढ़ने की इच्छा है तो तमिलनाडु की पढ़ लो, या फिर फिलहाल मैं कुछ नोट्स बना ही रहा हूँ एंशियंट और मिडिवल के, तो वो जैसे मेरे बन जाते हैं मैं आपको वो दे दूंगा। आपने उतने नोट्स भी पढ़ लिए, मेरे वीडियोज़ भी देख लिए, तो भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर, हाँ यस, हाँ हाँ हाँ, उसके नोट्स ही अभी मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ कुछ फैक्ट्स एडिशनल भी डाल रहा हूँ, तो उसके मैं नोट्स अभी बन ही जाएंगे जल्दी ही। तब तक आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए, वो नोट्स जैसे बन जाते हैं वो नोट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप वो नोट्स से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो तब तक आप आर्ट एंड कल्चर, यस, तो तब तक आप आर्ट एंड कल्चर कवर कर लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आप हम कहेंगे कि मॉडर्न और ये सब हिस्ट्री तब तक पढ़ लीजिए। और आपको आगे जैसे पॉलिटी और ये सब पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे, तो बट हाँ, यस यस, हाँ नहीं, मेरा तो ऐसा ये एक टारगेट है कि वो मेंस के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। थोड़ा टाइमिंग इश्यूज़ के कारण वो रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आज का लेक्चर भी रेडी है, अभी वो अपलोड हो जाएगा आज का भी। सो एक एग्ज़ाम के पहले तो उससे मैं ख़त्म कर ही दूंगा, है ना, जून के पहले तो आपका ज्योग्राफी वहाँ से हो ही जाएगा। बस बाकी ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और रेफरेंस बुक एक एक ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ यस, हाँ हाँ, पॉलिटी का अगला मैं लेने वाला हूँ। और मैं उसके बाद प्लान कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का भी एक ले लूँ पॉलिटी के बाद, क्योंकि कैसा है कि ये, हाँ, ये सब्जेक्ट्स आपके तब कवर हो जाएंगे, तो आपको फिर बर्डन आपका कम हो जाएगा पूरा, तो ये भी हम करेंगे। हाँ यस, और पूछ रहे थे कुछ कोई? हाँ हाँ हाँ, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर का कैसा है कि 15 टू 18 लेक्चर्स लगते हैं, क्योंकि थोड़ा पोर्शन बड़ा है और मैं कैसा प्री और मेंस दोनों कवर करता हूँ, तो 15 टू 18 लेक्चर्स लगते हैं। सो ऐसा समझ लीजिए कि अभी 8 टू 10 लेक्चर्स में ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। और पॉलिटी फिर उसके बाद या उसके ही, जैसे हमने कल उस दिन देखा था कि 80% आपका आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो गया कि हम पॉलिटी को शुरू कर देंगे एक टाइम पे, स्लॉट पे, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर ये स्लॉट हमारा खाली हो जाएगा तो इस स्लॉट में कोई और सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, जैसे इकोनॉमी या कोई, यानी आपके प्री के पहले मैक्सिमम पूरे सब्जेक्ट्स खत्म कर ही देंगे, हम ऐसा करते हैं। हाँ हाँ, यस यस, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। सो आपके ग्रुप पे, इसी ग्रुप पे आ भी जाएगा आपको, ठीक है। सो आपको, हाँ हाँ हाँ, तो वो कितने दिन तक है? चलेगा चलेगा, तो उस दिन सिर्फ ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब भी पेपर हो जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, अगले दिन आप अगर लाइव अटेंड करें तो आपको चीज़ें पहले से हो गई रहेगी पिछली, है ना, कवर। सो उसको तुरंत तुरंत कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह से है इन सब चीज़ें, तो और भी चीज़ें, हाँ, करंट अफेयर्स का ये कोई बैच क्या? ठीक है ठीक है, मैं वो भी ओके ओके, तो आसान हो जाएगा, यस यस। तो करंट अफेयर का भी देखते हैं, मैं यूट्यूब पे उसको शुरू करता हूँ जैसे ही मेरा एक स्लॉट ये हो जाता है ना, तो वो भी हम चला लेते हैं डेली डेली, यानी आपका डेली एनालिसिस हो जाएगा करंट अफेयर्स का। हाँ
ये अच्छा रहेगा, थैंक यू। सो ऐसी है कुछ चीज़ें जो आपको प्री के लिए याद रखनी, और भी प्री की कुछ टेक्निक्स हम डिस्कशन करते रहेंगे। वैसे तो हम मिलते ही रहते हैं डेली, तो हम जो भी आपके डाउट है, डिस्कशन है, वो सब पे हम बातें और भी करते रहेंगे। हाँ, यस। हाँ 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 हाँ। अटेम्प्ट ना 2023 में, ठीक है ना। तो हम उसके लिए, मैं आपको उसके लिए फिर एक अभी जितना टाइम है उसकी एक स्ट्रेटेजी बना के दूंगा 2023 तक की, है ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो आपको मैं वो स्ट्रेटेजी, तो जो लोग इस साल नहीं दे रहे अगले साल दे रहे उनके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा। तो अभी आज की स्ट्रेटेजी इधर अभी प्री वालों के लिए बताई, और आपको अगले इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बता दूंगा 1 साल वालों की, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो है। थैंक यू थैंक यू। तो ये चीज़ें पढ़ने की एक्चुअली कैसा है कि अब मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ जाती है। अब खुद से समझने इंसान अगर बैठ गए तो बहुत टाइम टेकिंग है। ये खुद एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको 1 महीना लग जाता है आर्ट एंड कल्चर को, इसीलिए ये चीज़ें हम इस तरह से जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सो थैंक यू, आप लोग यहाँ पे हो और आप सबसे अच्छे से मुलाकात होते रहती है ना। सो और भी डिस्कशन करते रहेंगे हम। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और किसी के कोई डाउट होंगे तो पूछ लीजिए, या फिर हम कल भी और भी आपके नहीं। थैंक यू गुड मॉर्निंग। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। इसी तरह कल भी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।